कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर अराता से, जो कि एक उदास और लाचार हाई स्कूल स्टूडेंट था। किसी टाइम पर वो बहुत टैलेंटेड एथलीट हुआ करता था, लेकिन मिडिल स्कूल में उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसे धोखा दे दिया और लगातार मिलने वाली बुलिंग ने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। वो इस इतने डिप्रेशन और ट्रॉमा में डूब गया था कि उसके लिए ढंग से जीना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब वो अचानक एक पैरेलल वर्ल्ड, दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है और बिना किसी तैयारी या ट्यूटोरियल के उसे मौत और जिंदगी की जंग में ढकेल दिया जाता है। इस भयानक दबाव ने उसे मजबूर किया कि वो अपने पुराने डर का सामना करे, और इसी स्ट्रगल के बीच वही लड़का जो कभी एक जिंदा लाश बन चुका था, धीरे धीरे दुनिया का सबसे ताकतवर हीरो बनेगा। इन सब घटनाओं से बहुत पहले अराता अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। मिडिल स्कूल में उसके सबसे अच्छे दोस्त मासा की लगातार बुलिंग ने उसे ऐसा तोड़ दिया था कि वो बस एक खाली खोल जैसा बन गया था। धीरे धीरे हाई स्कूल में उसे एक नया दोस्त मिला जिससे उसकी जिंदगी थोड़ी बेहतर लगने लगी थी। लेकिन एक दिन उसने उसी दोस्त को कुछ बदमाश लड़कों से ये कहते हुए सुन लिया कि वो कभी अराता का दोस्त था ही नहीं। ये सुनकर अराता का दिल पूरी तरह टूट गया। उस पल के बाद उसने लोगों पर से भरोसा ही खत्म कर दिया और उसके मन में बस यही ख्याल आने लगा कि काश वो इस दुनिया से कहीं गायब हो जाए। उसी समय एक दूसरी दुनिया में अराता नाम का ही एक और लड़का अपने घर से भाग रहा था, जैसे उसकी जान खतरे में हो। तभी उसकी दादी उसे पकड़ लेती है और कहती है कि भागना छोड़ दो और अपनी किस्मत को स्वीकार कर लो। लेकिन वो मानने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उसकी दादी चाहती थी कि वो एक लड़की बनकर रहने का नाटक करे। उसकी बात सुनकर दादी गुस्से में उस पर जादुई हमला कर देती है और वो समुद्र में जा गिरता है। बाद में उसे बचा लिया जाता है और फिर दादी उसे बताती है कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है, उसे अब से एक लड़की की तरह जीना होगा और आगे चलकर इस राज्य की अगली शासक राजकुमारी बनना होगा, क्योंकि इस राज्य पर हमेशा से जादुई शक्तियों वाली राजकुमारियां ही राज करती आई हैं और उन्हें हमेशा अराता कबीले से ही चुना जाता है। इस समय की राजकुमारी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और कई दशकों से उनके कबीले में कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी। इसलिए अराता की दादी ने उसके जन्म के समय ही उसे लड़की घोषित कर दिया था और तब से वही बात सबको बताती आ रही थी। अब चाहे अराता को पसंद हो या नहीं, उसे अगली शासक राजकुमारी बनना ही पड़ेगा। अराता समझाने की कोशिश करता है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि इस दुनिया में जादू सिर्फ महिलाएं ही इस्तेमाल कर सकती हैं और राजकुमारी बनने के लिए जादू आना सबसे जरूरी शर्त है। लेकिन उसकी दादी उसे सच्चाई बताती है, अगर वो अगली राजकुमारी नहीं बना तो उनके पूरे कबीले को सजा के तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। ये सुनकर वो अराता से कहती है कि अपना अहंकार छोड़कर एक लड़की की तरह जीना स्वीकार करे और अपने कबीले के साथ साथ उनके पवित्र हथियार की भी रक्षा करे। अराता उस पुराने जंग लगे तलवार को उठाकर मजाक में कहता है कि ये कोई दिव्य हथियार नहीं बल्कि बस एक बेकार कबाड़ है। दादी उस पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन अचानक वहीं उन्हें स्ट्रोक आ जाता है। दादी को उस हालत में देखकर अराता के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो अपने कबीले के लिए ये जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है। अगले दिन वो अपनी निजी सेविका कोट्टुआ के साथ एक रथ में बैठकर महल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में कोट्टुआ उसे बताती है कि राजकुमारी का असली काम इस दुनिया के देवताओं को काबू में रखना है जो तलवारों के अंदर रहते हैं। वर्तमान राजकुमारी पहले ही 2 पूरे कार्यकाल यानी लगभग 60 साल तक शासन कर चुकी हैं और अब वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि आगे ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकती। ये सब सुनकर भी अराता को ज्यादा अच्छा महसूस नहीं होता, खासकर इसीलिए क्योंकि वो लड़की के कपड़ों में बैठा हुआ है और मन ही मन सोच रहा है कि काश वो कहीं दूसरी दुनिया में गायब हो जाए। तभी कोट्टुआ उसे खुश करने के लिए एक छोटा सा गुड लक चार्म देती है जो उसे पहले राजकुमारी किकू से मिला था। ये छोटा सा तोहफा अराता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ले आता है और वो कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि किकू और उसके पहरेदारों को धोखा देकर अपना राज छुपा सके। अगले दिन अराता राजधानी पहुंचता है और एक विशाल टावर में जाता है जो शासक राजकुमारी का निवास होता है। वो ऊपर की मंजिल तक पहुंचता है जहां चारों तरफ 12 संरक्षक योद्धाओं के मंदिर बने होते हैं। ये वही सबसे ताकतवर योद्धा होते हैं जो राजकुमारी की रक्षा करते हैं। तभी राजकुमारी किकू खुद वहां आती हैं और समारोह शुरू करने वाली होती हैं। अराता उन्हें देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो वैसी बूढ़ी और कठोर महिला बिल्कुल नहीं थी जैसा उसने सोचा था। वो बहुत सुंदर, शांत और दयालु स्वभाव की थी। उन्हें देखकर अराता के मन में ये भी आता है कि वो उनके भरोसे को कभी तोड़ना नहीं चाहता। लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। 12 संरक्षकों में से एक योद्धा काजी अचानक आगे बढ़ता है और राजकुमारी पर हमला कर देता है। ये देखकर किकू को गहरा सदमा लगता है। वो अपनी बची हुई ताकत से काजी पर जादुई हमला करती हैं, लेकिन अब वो बहुत कमजोर हो चुकी होती हैं, इसलिए हमला ज्यादा असर नहीं करता। वो जमीन पर गिर जाती हैं और अपनी आखिरी शक्ति से बस अपने शरीर को सुरक्षित रखने की कोशिश करती हैं। उसी समय घबराहट में अराता की असली आवाज निकल जाती है और काजी तुरंत
तुरंत समझ जाता है कि वो असल में एक लड़का है, लेकिन काजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका इरादा तो वैसे भी अगली राजकुमारी को मारने का ही था। अराता घबराकर बाकी 12 संरक्षकों से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वे सभी गद्दार हैं, कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं था। काजी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अराता किसी तरह बचकर नीचे बने पानी के कुंड में छलांग लगा देता है। ऊपर टावर में जल रही हरी ज्वालाएं बुझ जाती हैं और शहर के लोगों में घबराहट फैल जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर काजी सबको बता देता है कि राजकुमारी की हत्या एक आदमी ने की है जिसका नाम अराता है, जो एक औरत का भेष बनाकर महल में घुसाया था। बस फिर क्या था, काजी पूरे राज्य की सेना को आदेश दे देता है कि अराता को ढूंढकर पकड़ लिया जाए। उधर अराता शहर की गलियों में भागता फिर रहा होता है बिना किसी सुरक्षित जगह के, और उसके जीवन का ये दिन शायद सबसे मुश्किल बन चुका था। पूरी तरह निराश होकर अराता उस डरावने के फॉरेस्ट की तरफ भागता है। ये वही जगह थी जिसके बारे में सब कहते थे कि जो भी वहाँ जाता है या तो कभी वापस नहीं लौटता या फिर लौटकर भी हमेशा के लिए बदल जाता है। दौड़ते हुए अराता के मन में बस एक ही बात घूम रही थी, वे 12 संरक्षक जिन्होंने बिना एक पल सोचे राजकुमारी के साथ विश्वासघात कर दिया। तभी अचानक जंगल के अंदर अजीब सी गूंजती आवाजें फैलने लगती हैं। उसी समय दूसरी दुनिया वाला अराता भी कुछ अजीब महसूस करता है। एक पल के लिए दोनों आसमान में एक दूसरे को देखते हैं और अगले ही क्षण उनकी जगहें बदल जाती हैं। अब हमारा अराता खुद को उस अनजान जंगल के बीच खड़ा पाता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ और वो कहाँ आ गया है। किसी तरह जंगल से बाहर निकलकर वो टॉवर की तरफ देखता है। तभी एक तीर उसके सिर के पास से गुजर जाता है। काजी और कुछ सैनिक पहले से वहाँ मौजूद होते हैं और उन्हें लगता है कि यही वही आदमी है जिसने राजकुमारी की हत्या की है। अब अराता उस दुनिया में भी वांटेड बन चुका था जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था। वो तीरों से बचते हुए पेड़ों के बीच छिपने की कोशिश करता है। तभी अचानक वो कहीं और पहुंच जाता है। तभी कुट्टुआ अचानक उसके सामने आ जाती है और उसे देखकर राहत की सांस लेती है, लेकिन अराता उसे पहचान ही नहीं पाता और पूछता है कि वो कौन है। कुट्टुआ समझती है कि वो मजाक कर रहा है, इसलिए उसका हाथ पकड़कर सीधे गांव ले जाती है। गांव पहुंचने पर वो दादी को सब कुछ बता देती है। राजकुमारी किकू मर चुकी हैं और सबको लगता है कि ये काम अराता ने किया है। फिर वो एक और चौंकाने वाली बात बताती है कि केव फॉरेस्ट से गुजरने के बाद शायद अराता अपनी सारी याददाश्त खो चुका है। ये सुनकर दादी घबरा जाती है और अराता को गुप्त तहखाने में ले जाती है। वहीं अराता सच्चाई बता देता है कि वो असल में किसी दूसरी दुनिया से आया है और यहीं से कहानी एक और भी रहस्यमय मोड़ लेने लगती है। दादी उसकी बात पर विश्वास कर लेती हैं क्योंकि केव फॉरेस्ट की पुरानी कथा भी यही कहती है कि जो लोग वहां से लौटते हैं वे हमेशा के लिए बदल जाते हैं। उनका मानना था कि शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां जाने वाले लोगों की जगह किसी दूसरी दुनिया के लोग आ जाते हैं। ये सुनकर अराता पूरी तरह हैरान रह जाता है और तुरंत पूछता है कि क्या वो वापस अपनी दुनिया में जा सकता है, लेकिन दादी साफ मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि अब उसे यहीं रहकर दूसरे अराता की तरह जीना होगा। ये बात अराता को बिल्कुल मंजूर नहीं होती। वो किसी ऐसी दुनिया में जिसे वो जानता तक नहीं एक वांटेड अपराधी बनकर नहीं जीना चाहता, लेकिन दादी अपने फैसले पर अड़ी रहती हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि उनका असली पोता ऐसा अपराध कभी नहीं कर सकता। उधर अराता अपने ही विचारों में उलझ जाता है। उसे लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ दुखों से भरी रही है, एक के बाद एक मुश्किलें। तभी अचानक बाहर से कुट्टुआ की चीख सुनाई देती है। वे दोनों दौड़कर बाहर आते हैं और देखते हैं कि काजी वहां खड़ा है और कुट्टुआ को बंधक बनाए हुए है। वो दादी से कहता है कि अगर उन्होंने अराता को उसके हवाले नहीं किया तो वो लड़की को मार देगा। दादी शांत रहने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। तब काजी कुट्टुआ को दर्द देकर डराने लगता है और पूछता है कि क्या वो सच में एक अपराधी को बचाने के लिए अपनी जान दे देगी। लेकिन दर्द में भी कुट्टुआ जोर से कहती है कि उसे यकीन है अराता ने राजकुमारी की हत्या नहीं की। उसके ये शब्द अराता के दिल को गहराई से छू जाते हैं। एक लड़की जो उसे मुश्किल से जानती है उसकी बेगुनाही पर भरोसा करके अपनी जान दांव पर लगा रही थी। अब अराता उस भरोसे को टूटने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो खुद बाहर आ जाता है। काजी कुट्टुआ को एक तरफ फेंक देता है और एक सैनिक को आदेश देता है कि अराता को खत्म कर दो। सैनिक आगे बढ़ता है और अराता पीछे हटते हुए जमीन पर रखी वही जंग लगी तलवार से टकरा जाता है। वो जल्दी से तलवार उठाता है और किसी तरह सैनिक के हमले को रोक देता है। उसी पल कुछ अजीब होता है। उस जंग लगी तलवार के अंदर सोई हुई शक्ति धीरे धीरे जागने लगती है। अराता और दादी दोनों उस बदलाव को तुरंत महसूस कर लेते हैं, लेकिन काजी को अभी तक इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। काजी को यह सब बिल्कुल गंभीर नहीं लग रहा था। उसके हिसाब से कोई भी दिव्य हथियार किसी साधारण इंसान के हाथ में बेकार ही होता है, इसलिए वो इस सब को खत्म करने का फैसला करता है। वो अपनी तलवार की आग वाली शक्ति को सक्रिय करता है और सीधा अराता पर हमला कर देता है। अराता घबरा जाता है, लेकिन तभी दादी जोर से कहती हैं कि तलवार के अंदर मौजूद देवता को पुकारो और उसे प्रकट होने के लिए कहो। अराता जैसे ही ऐसा करता है, अचानक उसके चारों तरफ एक सुनहरी ढाल बन जाती है। काजी की आग उस ढाल से टकराकर पूरी तरह उसमें समा जाती है। वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है और सबसे ज्यादा हैरानी खुद अराता को होती है। काजी लगातार आग से हमला करता रहता है, लेकिन हर बार वो शक्ति उसी ढाल
में समा जाती है। आखिरकार वो रुक जाता है और अपनी तलवार की शक्ति वापस ले लेता है। वो हैरानी से कहता है कि ये असंभव है, क्योंकि इसका मतलब है कि अराता भी एक चुना हुआ व्यक्ति है। इसी बीच छत का टूटा हुआ हिस्सा गिर जाता है और पूरा ढांचा ढहने लगता है। सैनिक मलबे के बीच अराता और बाकी लोगों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तब तक वे वहां से निकल चुके होते हैं। काजी अकेला बैठकर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी 12 संरक्षकों में से एक और योद्धा आकू वहां आ जाता है। वो काजी से कहता है कि अब योजना बदल गई है। अब वे अराता को मारना नहीं चाहते, बल्कि उसे जिंदा पकड़ना चाहते हैं, ताकि उसके खिलाफ सबके सामने मुकदमा चलाकर उसे सजा दी जा सके। इससे उनकी बगावत को लोगों के सामने सही ठहराने में मदद मिलेगी। उधर आधुनिक दुनिया में अराता की माँ और उसकी बहन उसे ढूंढ रही होती हैं। उसका फोन भी नहीं लग रहा था, इसलिए वे दोनों काफी चिंतित थीं। तभी सड़क पर एक जगह भीड़ जमा दिखाई देती है। लोग किसी हैंडसम बिना शर्ट वाले लड़के को देखकर हैरान हो रहे होते हैं। अराता की माँ भी उत्सुकता में वहां पहुंच जाती है और जब पास जाकर देखती है तो पता चलता है कि वो अराता जैसा दिखने वाला वही दूसरा लड़का है। अब हाल ये हो गया था कि एक अराता दूसरी दुनिया में फंस चुका था और दूसरा अराता यहाँ उसकी जगह लोगों के बीच खड़ा था। वहीं दूसरी दुनिया में अराता और उसके साथी फिलहाल एक गुफा में छिपे हुए थे, जहाँ वे अगला कदम सोचने की कोशिश कर रहे थे। गुफा में दादी अराता को बैठाकर सब कुछ ठीक से समझाती हैं। वो बताती हैं कि इस दुनिया के देवता दिव्य हथियारों के अंदर रहते हैं और जिन्हें चुना जाता है वही लोग उन हथियारों को इस्तेमाल करके उन देवताओं की शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। अब चाहे अराता ने इसे चाहा हो या नहीं, लेकिन वो भी उन चुने हुए लोगों में से एक बन चुका था। इसके बाद कोटवा अराता 2 का पसंदीदा खाना लेकर आती है। उम्मीद करती है कि शायद कुछ परिचित चीज देखकर उसकी याददाश्त वापस आ जाए। अराता उसे देखता है और मन ही मन दुखी हो जाता है, क्योंकि कोटवा अपने असली मालिक को वापस पाने की इतनी उम्मीद लगाए बैठी थी कि वो ये मान ही नहीं पा रही थी कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई और है। थोड़ी देर बाद अराता बाहर ताजी हवा लेने चला जाता है, लेकिन कोटोहा भी उसके पीछे आ जाती है। वो कहती है कि उसे यकीन है कि उसके मालिक की याददाश्त एक दिन जरूर लौट आएगी। अराता फिर समझाने की कोशिश करता है कि वो सच में किसी दूसरी दुनिया से आया है, लेकिन कोटोहा बस सिर हिलाकर उसकी बात मान लेने का दिखावा करती है। फिर वो पीछे से उसे हल्के से गले लगा लेती है और धीरे से कहती है कि उसे पूरा विश्वास है कि उसका असली मालिक वापस आएगा। अराता इस स्थिति में थोड़ा असहज हो जाता है। तभी कोटोहा उसकी शर्ट खोलकर वो लकी चार्म ढूंढती है जो उसने उसे दिया था, लेकिन वो गायब होता है। वो पूछती है कि क्या वो खो गया, और थोड़ी उदासी के बावजूद वो बिना कुछ कहे दूसरा लकी चार्म निकालकर उसे दे देती है। उसकी इस सादगी और भरोसे से अराता का दिल पिघलने लगता है और वो उसके साथ खुलकर बात करने लगता है। लेकिन तभी अचानक काजी वहां आ जाता है और उसके साथ दादी भी होती हैं, जिन्हें उसने बंधक बना रखा होता है। काजी अराता को देखकर एक सीधा सा विकल्प देता है, या तो आत्मसमर्पण करो या फिर लड़ो। लेकिन दादी तुरंत उसे रोक देती हैं और उसे आदेश देती हैं कि वो दिव्य हथियार का इस्तेमाल बिल्कुल न करे। दादी की बात मानते हुए अराता बिना विरोध किए खुद को गिरफ्तार होने देता है। काजी अराता को पकड़कर एक कैदियों वाली गाड़ी में डाल देता है और कहता है कि राजकुमारी की हत्या के आरोप में उसका आधिकारिक मुकदमा चलाया जाएगा। अराता बार बार चिल्लाकर कहता है कि उसे तो समझ ही नहीं आ रहा कि लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। काजी सोचता है कि शायद केव फॉरेस्ट में उसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सजा तय है। उधर गाड़ी के अंदर बैठा अराता पूरी तरह घबरा रहा होता है। तभी अचानक उसके पास रखा लकी चार्म फिर से चमकने लगता है। उसकी रोशनी लकड़ी की दीवार पर एक छोटे से पोर्टल जैसा दृश्य बना देती है और उसमें दूसरी दुनिया वाला अराता अपने कमरे में दिखाई देता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। हमारा अराता तो तुरंत उस पोर्टल में कूदकर घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सीधे गाड़ी की दीवार से टकरा जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों को समझ आ जाता है कि सच में उनकी दुनियाएं आपस में बदल गई हैं। इसके बाद अराता तुरंत पूछता है कि क्या उसने सच में राजकुमारी को मारा था। तब दूसरा अराता सच्चाई बताता है कि उसे फंसाया गया है। असल में ये काम काजी ने किया था और 12 संरक्षक भी उसी के साथ मिले हुए थे। वो बताता है कि जब राजकुमारी को अपने ही रक्षकों के विश्वासघात का पता चला था तो उनके चेहरे पर जो दर्द था वो उसे कभी नहीं भूल पाएगा। ये सुनकर अराता उसकी बात पर भरोसा करने का फैसला करता है। फिर दूसरा अराता पूछता है कि क्या कोटोहा और दादी सुरक्षित हैं? जब उसे पता चलता है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो उसे थोड़ी राहत मिलती है और वो अराता से कहता है कि उनका ख्याल रखना। अराता ये भी बताता है कि दिव्य तलवार की शक्ति जाग चुकी है। ये सुनकर दूसरा अराता उत्साहित हो जाता है, क्योंकि अब कोई है जो उन 12 संरक्षकों के खिलाफ खड़ा हो सकता है। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे किसी न किसी तरह इस समस्या को ठीक करेंगे और अपनी अपनी दुनिया में वापस लौटेंगे। लेकिन तभी पोर्टल धीरे धीरे छोटा होने लगता है और उसी समय अराता देखता है कि उसकी माँ उसके कमरे की ओर बढ़ रही है। कहानी यहीं एक नए तनावपूर्ण मोड़ पर आकर रुक जाती है। वो अपनी माँ को जोर जोर से पुकारता है, लेकिन उसकी आवाज उस तक पहुंच ही नहीं पाती। धीरे धीरे पोर्टल बंद हो जाता है और अराता फिर से अकेला रह जाता है। अगले दिन उसका फैसला करने के लिए एक बड़ी अदालत लगाई जाती है। वहाँ 12 संरक्षक खुद ही गवाह भी बनते हैं और आरोप लगाने वाले भी। वे अपनी बनाई हुई कहानी सबके सामने रखते हैं कि अराता ने एक
लड़की का भेष बनाया, राजकुमारी के करीब पहुंचा और फिर उनकी हत्या कर दी। वे राजकुमारी की एक तस्वीर भी दिखाते हैं जिसमें वो मौत और जीवन के बीच संघर्ष करती हुई दिखाई देती है। ये देखकर सभा में मौजूद लोग तुरंत गुस्से से भर जाते हैं। बिना किसी सही जांच या चर्चा के वे वहीं खड़े खड़े अराता को मौत की सजा देने की मांग करने लगते हैं। तभी काजी आगे आता है और सबको शांत करने का नाटक करता है। वो दुख जताने का ढोंग करता है जैसे 12 संरक्षक राजकुमारी की रक्षा न कर पाने के कारण बेहद दुखी हूँ। ये सब देखकर अराता का सब्र टूट जाता है। वो काजी को सीधे कहता है कि ये नाटक बंद करे और सभी 12 संरक्षकों को गद्दार और हत्यारा कहकर पुकारता है। वो उनसे पूछता है कि क्या उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई जब उन्होंने उसी राजकुमारी पर हमला किया जिसने अपनी जान की रक्षा उनके भरोसे छोड़ी थी। तभी आकू अपना भाला अराता के सिर के पास फेंक देता है और गुस्से में पूछता है कि वो कैसे 12 संरक्षकों पर ऐसा आरोप लगा सकता है जबकि वे अभी भी राजकुमारी के लिए शोक मना रहे हैं। बाकी संरक्षक भी वही झूठा नाटक जारी रखते हैं और हैरानी की बात यह है कि अदालत के लोग उनकी बातों पर पूरी तरह विश्वास कर लेते हैं। चारों तरफ से घिरा हुआ अराता महसूस करता है कि सबने पहले ही उसे दोषी मान लिया है। ये सब उसे अपने पुराने दिनों की याद दिलाने लगता है। बुलिंग, झूठे आरोप और सबका एक साथ उसके खिलाफ हो जाना। धीरे धीरे वो अंदर से टूट जाता है और चुप हो जाता है। आखिरकार उसे मौत की सजा नहीं दी जाती बल्कि उसे गिया नाम के जेल द्वीप पर निर्वासित करने का फैसला किया जाता है। काजी जानबूझकर उसे जिंदा रखता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि कौन सा दिव्य हथियार उसकी तलवार से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है और उस रहस्य तक पहुंचने की चाबी अराता ही है। अराता को एक जेल वाले जहाज में डालकर दूर कैदियों के द्वीप की ओर भेज दिया जाता है। थोड़ी देर बाद अचानक कोटुआ को भी पकड़कर उसी कैद खाने में फेंक दिया जाता है। दरअसल वो चुपके से जहाज पर चढ़ गई थी, इसलिए सैनिक कहते हैं कि अब उसे भी उसी द्वीप पर निर्वासित किया जाएगा। अराता ज्यादा कुछ नहीं कहता लेकिन उसे अच्छा लगता है कि कम से कम वो उसके साथ है। तभी पता चलता है कि कोटुआ चुपके से उसका बैग और वो जंग लगी तलवार भी अपने साथ ले आई थी। ये देखकर अराता सोचता है कि शायद वो दिव्य तलवार की शक्ति से जेल की दीवारें तोड़कर भाग सकता है। वो तलवार की शक्ति बुलाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। निराश होकर वो लगभग हार मान लेता है। तभी अचानक उसका लकी चार्म फिर से चमकने लगता है। अगले ही पल अराता और कोटुआ दोनों हवा में उठ जाते हैं। उनके सामने आसमान में राजकुमारी किकू की आत्मा प्रकट होती है। राजकुमारी किकू अराता की ओर देखकर उसे अपना नया संरक्षक कहती हैं। वो बताती हैं कि अदालत में उसने जो बातें कही उनसे वो बहुत प्रभावित हुई थीं। उन्हें लगा कि अराता के अंदर इस राज्य के लिए सच्ची उम्मीद छिपी हुई है। वो समझाती हैं कि अब तक उनकी शक्ति ही दिव्य हथियारों के अंदर रहने वाले देवताओं को नियंत्रित करके रखती थी ताकि उनकी ताकत राज्य के भले के लिए इस्तेमाल हो सके। लेकिन अगर वो पूरी तरह मर गईं तो वे दिव्य हथियार आजाद हो जाएंगे। तब उन्हें चलाने वाले योद्धा अपनी महत्वाकांक्षा के वश में आ जाएंगे और पूरी दुनिया अराजकता में डूब सकती है। इसीलिए वो अराता से कहती हैं कि उसे उनकी जगह राज्य को बचाना होगा। इसके लिए उसे अपनी दिव्य तलवार लेकर उस जगह पहुंचना होगा जहां उनका शरीर रखा है, इससे पहले कि उनके अंदर बची हुई जीवन शक्ति पूरी तरह खत्म हो जाए। लेकिन ये सब सुनकर अराता खुद पर भरोसा नहीं कर पाता। वो साफ कह देता है कि वो कोई महान नायक नहीं है, वो तो एक कमजोर और असहाय इंसान है जो शायद कुछ भी नहीं कर सकता। राजकुमारी किकू अराता की ओर देखकर कहती हैं कि इस काम के लिए वो सिर्फ उसी पर भरोसा कर सकती हैं। ये बात अराता के दिल को गहराई से छू जाती है। अगले ही पल एक तेज चमक होती है और वो फिर से जेल में लौट आता है। वहीं बैठा सोचता रहता है कि क्या वो सच में ये सब कर पाएगा। कोटोहो उसे समझाती है कि अगर किकू को उस पर भरोसा है तो उसे भी खुद पर भरोसा करना चाहिए। फिर वो उसे याद दिलाती है कि चुने हुए लोग अपने दिव्य हथियारों को अपने शरीर के अंदर भी छिपा सकते हैं। अराता कोशिश करता है और किसी तरह तलवार को अपने हाथ के अंदर समा देता है। उसे ये देखकर थोड़ा आश्चर्य भी होता है कि इतनी बड़ी तलवार उसके हाथ में गायब हो सकती है। उधर जहाज कटोया नाम के उस खतरनाक जेल द्वीप पर पहुंच जाता है। ये जगह बेहद डरावनी और भारी माहौल वाली होती है। चारों तरफ लोहे की बड़ी बड़ी मशीनें और अजीब ढांचे बने होते हैं। पहरेदार अराता और कोटोवा को बाकी कैदियों के बीच फेंक देते हैं। जैसे ही बाकी कैदियों को पता चलता है कि यही वो आदमी है जिस पर राजकुमारी की हत्या का आरोप है, वे गुस्से से चिल्लाने लगते हैं। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है और अराता स्वाभाविक रूप से कोटोवा को अपने पीछे सुरक्षित करने की कोशिश करता है। तभी दो गुंडे जैसे कैदी उनके पास आते हैं और कहते हैं कि इस जेल में वही लोग राज करते हैं, इसलिए अराता को अपनी सारी चीजें उन्हें देनी होंगी। वे कोटोवा को देखकर भी अजीब हरकतें करने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर अराता वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन लाल बालों वाला कैदी केन उसे तुरंत पकड़ लेता है। वो अराता के हाथ पर वार करता है, उसे जमीन पर गिरा देता है और ताना मारते हुए पूछता है कि इतना कमजोर आदमी राजकुमारी को कैसे मार सकता है। लेकिन तभी अचानक पूरी जेल जोर से हिलने लगती है। बाकी कैदी घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि निर्णय का समय आ गया है और हर कोई इधर उधर भागने लगता है। यहाँ तक कि केन भी लड़ाई छोड़कर भाग जाता है। अराता अभी समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है कि तभी जेल के अंदर लगे विशाल खोखले पाइप जैसी मशीनें घूमने लगती हैं। वे अचानक दो कैदियों को खींचकर अपने अंदर समा देती हैं, जैसे वे कभी थे ही नहीं। उसके बाद अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। डरावनी भारी खामोशी छा
जाती है। अराता अभी भी वहीं खड़ा है, जो उसने अभी देखा उसे समझने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक महिला उसके पास आती है और शांत स्वर में बताती है कि अभी जो हुआ वो इस जेल की सबसे खतरनाक सजाओं में से एक है और ये तो बस शुरुआत है। तभी वो महिला बताती है कि अभी जो हुआ वो इस जेल का वार्डन साबा था। वही इस पूरे जेल को चलाता है और हर दिन वो 2 कैदियों को चुनकर उन्हें खा जाता है। यहाँ के कैदी इसे घड़ीए फैसला यानी आवर ऑफ रेकनिंग कहते हैं, जैसे ये कोई रोज का सामान्य नियम हो। अराता अभी इस भयानक बात को समझ ही रहा होता है कि वो महिला कोटोवा के बालों से एक पिन निकाल लेती है और कहती है कि यही उसकी जानकारी की फीस है। फिर वो ऐसे ही आराम से वहां से चली जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अराता खुद को संभालने की कोशिश करता है और सोचता है कि दिव्य तलवार की मदद से यहाँ से निकल जाएगा। वो तलवार की शक्ति बुलाने की कोशिश करता है, ध्यान लगाता है, हर तरीका अपनाता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तलवार बस एक साधारण तलवार की तरह शांत पड़ी रहती है। तभी कोटोवा कहीं से एक गर्म कपड़ा लेकर आती है और उसका ख्याल रखने लगती है। अराता मना कर देता है, लेकिन वो उसके हाथ की चोट देख लेती है और चुपचाप अपने जादू से उसे ठीक करने लगती है। अराता को तो ये भी नहीं पता था कि वो ऐसा कर सकती है। कोटोवा बताती है कि वो एक सेवक कबीले से है और उनके कबीले की महिलाएं अपने स्वामी की रक्षा और देखभाल करने की शक्ति रखती हैं। वो थोड़ा जादू उसके सिर पर भी इस्तेमाल करती है ताकि वो थोड़ा शांत हो सके। उसी पल अराता को सच में समझ आता है कि कोटोवा अपने मालिक के लिए कितनी समर्पित है। वो बिना सोचे समझे उसके साथ निर्वासन झेलने और इस डरावनी जेल तक आ गई थी। अराता पहली बार दिल से उसका धन्यवाद करता है, लेकिन तभी अचानक फिर से पूरी जेल जोर जोर से हिलने लगती है। अचानक कोटोवा के पैरों के नीचे की जमीन टूट जाती है और वो नीचे वाली मंजिल में गिर जाती है। अराता उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन एक पल के लिए उसका शरीर जैसे जम जाता है और वो खुद से नफरत करने लगता है कि वो समय पर उसे बचा नहीं पाया। फिर भी वो पूरी जेल में उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है। हर कैदी से पूछता है कि क्या उन्होंने उसे देखा है, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं होता। उल्टा अब कैदी उसे पहचानने लगते हैं। सबको पता चल चुका था कि वही राजकुमारी की हत्या का आरोपी है। कुछ लोग उसे पकड़ने के पीछे भी पड़ जाते हैं, क्योंकि इस जेल में उसे गिराने से शायद उन्हें कोई फायदा मिल सकता था। अराता छिपकर सांस संभालने की कोशिश करता है, तभी उसे वही महिला फिर दिखाई देती है। वो अपना नाम औसम बताती है। वो अराता को बताती है कि जेल में एक अफवाह फैल गई है, जो भी उस आदमी को मार देगा जिस पर राजकुमारी की हत्या का आरोप है, उसे आजाद कर दिया जाएगा। उसे खुद इस बात पर भरोसा नहीं है, लेकिन लोग यही मान रहे हैं। फिर वो पूछती है कि वो लड़की कहाँ है जो उसके साथ थी। अराता तुरंत अपनी पूरी थैली उसे देने की पेशकश करता है अगर वो कोई जानकारी दे सके। औसम बताती है कि केन उसे अपने साथ ले गया है, लेकिन वो ये जानकारी बिना कोई कीमत लिए दे देती है, क्योंकि वो समझती है कि किसी अपने को खो देने का डर कैसा होता है। वो अराता से कहती है कि जल्दी करे, क्योंकि केन अक्सर मुसीबतों में ही रहता है। उधर केन और उसका छोटा भाई जैसा साथी जिन कोटोवा के साथ बैठे होते हैं, लेकिन उम्मीद के उलट वे उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर रहे होते। कोटुआ उन्हें धन्यवाद देती है कि जब वो गिरी थी तो उन्होंने उसे पकड़ लिया था। जिन बहाना बनाकर बाहर चला जाता है ताकि केन उससे अकेले बात कर सके, लेकिन केन खुद ही असहज हो जाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही वो देखता है कि जिन जमीन पर बेहोश पड़ा है और उसके पास अराता खड़ा है। केन तुरंत गुस्से में समझ लेता है कि ये सब अराता ने किया है और उस पर हमला कर देता है। अराता समझाने की कोशिश करता है, लेकिन केन सुनने को तैयार नहीं होता, इसलिए अराता को खुद को बचाने के लिए तलवार निकालनी पड़ती है। तभी जिन होश में आ जाता है और अपने भाई से शांत होने को कहता है। वो बताता है कि असली दुश्मन अराता नहीं है। उसी समय एक और कैदी पीछे से केन पर हमला करने आता है, लेकिन अराता उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। केन कुछ पल उसे देखता रहता है। फिर जिन बताता है कि थोड़ी देर पहले एक दूसरे गैंग ने उस पर हमला किया था और उसकी अंगूठी छीन ली थी और अराता ही था जिसने उसे बचाया। ये सुनकर केन चुप हो जाता है, लेकिन उसके व्यवहार में थोड़ा बदलाव आ जाता है। वो अराता से कहता है कि वो जिन का ख्याल रखे और खुद उस अंगूठी को वापस लेने के लिए चला जाता है। इस बीच अराता और कोटोवा मिलकर जिन की चोटों का इलाज करते हैं। जिन धीरे धीरे अपनी कहानी बताता है। बचपन में उसे चोरों के गिरोह ने अगवा कर लिया था और जबरदस्ती उसी गिरोह में शामिल कर दिया था। वहीं उसकी मुलाकात केन से हुई और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि सगे भाइयों जैसे बन गए। जिन बताता है कि जब उनके गिरोह पर बड़ी मुसीबत आई तो उन्होंने बचने के लिए उसे और केन को बलि का बकरा बना दिया और दोनों को इस जेल द्वीप पर भेज दिया गया। वो अंगूठी उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। केन ने उससे वादा किया था कि एक दिन वे दोनों इस जेल से निकलकर वापस घर जाएंगे। कुछ देर बाद चारों तरफ फैला हंगामा थोड़ा शांत हो जाता है और लंबे समय बाद अराता और कोटोवा को अकेले बात करने का मौका मिलता है। अराता उससे कहता है कि उसने फैसला कर लिया है, वो राजकुमारी की मदद करेगा और पहला कदम होगा इस जेल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना। लेकिन जिन तुरंत कह देता है कि ये लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इस जेल का वार्डन सूमा
भी एक चुना हुआ व्यक्ति है और उसके पास दिव्य हथियार की शक्ति है जिसे अब तक कोई छू भी नहीं पाया। तभी केन वापस लौट आता है और जिन को उसकी अंगूठी वापस दे देता है। वो अराता को अपने भाई की मदद करने के लिए सिर हिलाकर धन्यवाद देता है, लेकिन तुरंत बाद उसे लड़ाई के लिए चुनौती भी दे देता है, क्योंकि उसके हिसाब से राजकुमारी के हत्यारे को हराना ही इस द्वीप से निकलने का उसका मौका है। लेकिन इससे पहले कि वे लड़ाई शुरू करें, अचानक फिर से आवर ऑफ रेकनिंग शुरू हो जाता है। ऊपर से एक बड़ा खोखला पाइप नीचे आता है और केन को निगल जाता है। उसी समय दूसरा पाइप अराता की ओर बढ़ता है। वो फिर से डर के मारे जड़ हो जाता है। तभी जिन उसे धक्का देकर रास्ते से हटा देता है और खुद उस पाइप में खिंच जाता है, क्योंकि वो अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। अराता फिर से वही खड़ा रह जाता है, लेकिन इस बार जिन की उस निस्वार्थ हरकत उसे भीतर तक झकझोर देती है। उसे एहसास होता है कि अब और खड़े रहने का समय नहीं है। वो तुरंत ऊपर की ओर जा रहे बड़े पाइप को पकड़ लेता है और सोचता है कि वार्डन जरूर ऊपर कहीं होगा, इसलिए वो उसी पाइप के सहारे ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। चढ़ते हुए वो पीछे मुड़कर कोटोवा की ओर देखता है और उससे वादा करता है कि ऊपर चाहे जो भी खतरा हो, वो हर हाल में उसकी रक्षा करेगा। अराता और कोटोवा ऊपर की ओर चढ़ते हुए आखिरकार उस जगह पहुंच जाते हैं जहां कैदियों को लाया जाता है। उसी समय केन और जिन पहले से ही ऊपर वाली मंजिल पर होते हैं। लोहे के मोटे पाइप उन्हें कसकर बांधे हुए होते हैं और जितना वे हिलने की कोशिश करते हैं, पाइप उतना ही ज्यादा कसते जाते हैं। उनके सामने जेल का वार्डन सूमा खड़ा होता है। वो ठंडे स्वर में कहता है कि अब वो उनके पापों का फैसला करेगा। उसका फैसला बहुत क्रूर होता है। दोनों आपस में लड़ें और जो जिंदा बचेगा वही आजाद होगा। केन तुरंत मना कर देता है कि वो अपने भाई पर हाथ नहीं उठाएगा। तब सूमा साफ कह देता है कि अगर वे नहीं लड़ेंगे तो दोनों मर जाएंगे। इसके बाद वो उन्हें एक अखाड़े जैसे मैदान में गिरा देता है और मजाक उड़ाते हुए उनके हथियार भी नीचे फेंक देता है। जिन बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहता, लेकिन केन अचानक अपना हथियार उठा लेता है और उस पर हमला करने लगता है। ठीक उसी समय अराता और कोटोवा वहां पहुंच जाते हैं और ये सब होते हुए देखते हैं। अराता तुरंत अखाड़े में कूद जाता है और सूमा से कहता है कि ये सब तुरंत रोके, लेकिन सूमा कहता है कि उसकी न्याय प्रक्रिया में कोई दखल नहीं दे सकता और वो लोहे के कई पाइप अराता की तरफ फेंक देता है। अराता किसी तरह उनसे बचता है और कहता है कि ये दोनों अपराधी नहीं हैं, इन्हें इस तरह सजा नहीं मिलनी चाहिए। सूमा कुछ नहीं कहता, बस इशारा करता है जहां केन पूरी ताकत से जिन पर हमला कर रहा होता है और चिल्ला रहा होता है कि जिन अब उसका छोटा भाई नहीं है। ये सुनकर अराता के दिल में पुराना दर्द जाग जाता है, क्योंकि यही शब्द उसके अपने दोस्त ने भी उससे कहे थे। फिर केन आखिरी वार करने के लिए आगे बढ़ता है। जिन खुद को बचाने के लिए झटके में पलटकर वार करता है और केन को दूर गिरा देता है। जमीन पर गिरते ही केन की यादें उसे अतीत में ले जाती हैं। उस दिन की याद जब वो पहली बार जिन से मिला था, एक छोटा डरा हुआ बच्चा जिसे उसके परिवार से छीनकर चोरों के गिरोह में डाल दिया गया था। उस दिन केन ने उससे वादा किया था कि वो एक दिन उसे उसकी माँ के पास वापस ले जाएगा। वही वादा अब भी उसके दिल में था। अब केन बस यही चाहता था कि जिन किसी तरह बच जाए और इस जगह से निकल जाए, चाहे वो खुद उसके साथ न जा पाए। अराता सब समझ जाता है। केन ने अपने भाई को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था, लेकिन तभी सूमा फिर से जिन को पकड़ लेता है और कहता है कि उसने हत्या की कोशिश की है, इसलिए वो भी अपराधी है। उसी पल साफ हो जाता है कि सूमा का किसी को आजाद करने का कोई इरादा कभी था ही नहीं। अराता को अब साफ समझ आ जाता है कि ये सब कभी न्याय के लिए था ही नहीं, ये सब सिर्फ एक क्रूर खेल था। ये सोचकर वो गुस्से से भर जाता है। वो तुरंत अपनी तलवार निकालता है और लोहे के पाइपों को एक ही बार में काटकर जिन को आजाद कर देता है। तभी एक विशाल पाइप ऊपर से आकर अराता को जकड़ लेता है। वो उसे हवा में उछालता है, दीवारों से टकराता है और पूरे मैदान में घसीटता है। लेकिन अराता हार नहीं मानता। नीचे पूरी जेल के कैदी ये लड़ाई देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। वार्डन सुबह अराता को देखकर कहता है कि जब उसे अपनी ही दिव्य तलवार का सही इस्तेमाल करना नहीं आता, तो वो उसके जैसे वार्डन का सामना कैसे करेगा। तभी नीचे से कोटोहा अराता का नाम पुकारती है। उसी पल अराता को अपना किया हुआ वादा याद आ जाता है कि वो उसकी रक्षा करेगा। इस बार वो अपनी तलवार को आदेश नहीं देता, बल्कि विनती करता है कि वो अपनी असली शक्ति दिखाए। अचानक तलवार से तेज सुनहरी रोशनी फूट पड़ती है, इतनी तेज कि पूरी जेल चमक उठती है। अराता के चारों तरफ एक सुनहरा कवच बन जाता है और जो भी पाइप उसके पास आता है वो छूते ही टूट जाता है। अराता आगे बढ़कर सूबा पर एक ही वार करता है और उसी एक वार से उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है। तभी सच्चाई सामने आती है। इस पूरी जेल के नीचे असली सूबा छिपा हुआ था। वो कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक कमजोर बूढ़ा आदमी था, जिसके शरीर से पाइप जड़ों की तरह निकल रहे थे और एक काली दिव्य तलवार उसके पेट में धसी हुई थी। अराता उसे देखकर समझ जाता है कि ये आदमी बहुत समय से पीड़ा सह रहा है, इसलिए वो उसे मारने के बजाय उसे आजाद करने की कोशिश करता है। जैसे ही अराता उस काली तलवार को छूता है, वो अचानक सूबा के अतीत में खिंच जाता है। वहाँ वो एक बिल्कुल अलग इंसान को देखता है, एक दयालु और सज्जन वार्डन, जो अपराधियों को सजा नहीं बल्कि
बल्कि सुधार का मौका देना चाहता था। वो कैदियों के साथ बैठकर उन्हें समझाता था कि वे बदल सकते हैं और जेल के बाहर भी उनके लिए एक नई जिंदगी हो सकती है। लेकिन एक दिन उसके ही भरोसेमंद आदमी ने उसे धोखा दे दिया। उसे लगा कि सूबा उसे नीचा दिखाता है, इसलिए उस पर हमला किया, उसे ज्वालामुखी में फेंक दिया और वही काली दिव्य तलवार उसके पेट में घोंप दी। उसी विश्वासघात ने सब कुछ बदल दिया और उस तलवार की अंधेरी शक्ति ने धीरे धीरे सूबा को अपने कब्जे में ले लिया। सूबा के शरीर से लोहे के पाइप उगने लगे और पूरी जेल उसके साथ साथ बदलने लगी। अपने सबसे अंधेरे पल में सूबा ने एक फैसला कर लिया, अब वो कभी किसी पर भरोसा नहीं करेगा। उसने सबको उसी नर्क में कैद कर दिया जिसमें वो खुद जी रहा था और उसी को न्याय का नाम दे दिया। ये सब देखकर अराता उस दृश्य से बाहर आता है और कुछ पल चुप खड़ा रहता है। अब वो सूबा का दर्द सच में समझ चुका था, लेकिन सूबा को इस बात पर भरोसा नहीं होता। वो अराता से कहता है कि कोई भी उसकी पीड़ा नहीं समझ सकता और बेहतर होगा कि अराता उसे यहीं खत्म कर दे। नीचे खड़े कैदी भी चिल्ला रहे होते हैं कि उसे मार दो, लेकिन अराता ऐसा नहीं करता। वो अपनी तलवार म्यान में रख देता है और दोनों हाथों से सूबा के पेट में धंसी काली तलवार को पकड़कर बाहर खींचने लगता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, काली शक्ति उसकी बाहों में फैलने लगती है और उसके मन में दबा हुआ गुस्सा, नफरत और धोखे की सारी यादें एक साथ उमड़ पड़ती हैं। दर्द से चिल्लाते हुए भी वो तलवार खींचना नहीं छोड़ता और बार बार कसम खाता है कि वो सूबा को बचा कर रहेगा। आखिरकार तलवार बाहर निकल आती है और अराता थक कर घुटनों के बल गिर जाता है। सूबा हैरान होकर उससे पूछता है कि उसने उसके लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया। अराता धीरे से जवाब देता है कि दोनों एक जैसे हैं, दोनों को धोखा मिला, दोनों टूटे, लेकिन वो अब भी लोगों पर भरोसा करना चाहता है और उनकी मदद करना चाहता है। बस यही वजह काफी है। ये सुनकर सूबा का दिल बदल जाता है। वो अराता का धन्यवाद करता है कि उसने उसे अंधेरे से वापस निकाल लिया। काली तलवार अपने असली रूप में लौट आती है और उसके भीतर का देवता सिनुआ प्रकट होता है। सूबा का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगता है और वो तलवार में समाते हुए अराता से कहता है, मैं अपनी शक्ति तुम्हें सौंपता हूँ, इसका इस्तेमाल न्याय के लिए करना। अचानक सुनहरी ऊर्जा चारों तरफ फैल जाती है और वो शक्ति अराता की तलवार में समा जाती है। उसकी तलवार अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी, सिनेना की तलवार। अराता अनजाने में ही उसकी शक्ति छोड़ देता है और सुनहरी रोशनी पूरे कातोया जेल द्वीप पर फैल जाती है। जो लोग रेकनिंग के समय निगल लिए गए थे, वे सब फिर से जीवित होकर वापस आ जाते हैं। ये देखकर सारे कैदी स्तब्ध रह जाते हैं। तभी आसमान से काजी द्वीप पर उतरता है। उसने दूर से वो चमक देखी थी और अब वो जानना चाहता था कि यहाँ आखिर हुआ क्या है। काजी द्वीप पर उतरते ही लोगों से पूछताछ शुरू कर देता है कि यहाँ आखिर हुआ क्या है। तभी अचानक सूबा की आत्मा जैसी एक आवाज गूंजती है। उसकी छाया काजी और अराता के बीच आकर खड़ी हो जाती है और अराता को चेतावनी देती है कि उसे तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन जाने से पहले सूबा काजी से एक आखिरी बात कहता है। वो बताता है कि अराता जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसके पास उत्पत्ति की तलवार है, वो दिव्य तलवार जो बाकी सभी तलवारों पर राज कर सकती है। ये सुनते ही केन और जिन समय बर्बाद नहीं करते। वे तुरंत अराता और कुट्टुआ को पकड़कर उस नाव तक ले जाते हैं जिसमें वे पहले रहते थे और काजी के कुछ करने से पहले ही द्वीप से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आधुनिक दुनिया में अराता टू पूरी तरह आराम की जिंदगी जी रहा होता है। वो ऐसे घर में रह रहा है जैसे वही असली मालिक हो। परिवार उसकी याददाश्त खोने की बात से बहुत परेशान है। डॉक्टर ने उसे अस्थायी भूलने की बीमारी बताई है और उसके पिता चाहते हैं कि वो कुछ दिन स्कूल न जाए ताकि आराम कर सके, लेकिन उसकी माँ कहती है कि उन्हें अपने बेटे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। तभी अराता टू नीचे आता है और आराम से कहता है कि उसका शरीर थोड़ा अकड़ा हुआ है क्योंकि उसने काफी समय से शिकार नहीं किया। ये सुनकर कमरे में अजीब सी खामोशी छा जाती है। उसके माता पिता बस सिर हिलाकर ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्हें सब समझ आ गया हो, जबकि उसकी बहन इस सब से पूरी तरह तंग आ चुकी होती है। उधर फैंटेसी दुनिया में काजी अपने इलाके में लौट आता है और सूबा की बात उसके दिमाग में घूमती रहती। उत्पत्ति की तलवार, इसका मतलब अराता उसके लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इसी बीच अराता, कोट्टोआ, केन और जिन किसी तरह समुद्र पार करके जमीन तक पहुंचते हैं क्योंकि उनकी नाव रास्ते में ही टूट गई थी। नक्शा देखकर केन बताता है कि वे राजधानी से बहुत दूर हैं और वहां पहुंचने के लिए उन्हें काजी के इलाके से होकर गुजरना पड़ेगा। अराता को समझ नहीं आता तो वो कोट्टोआ से पूछता है। वो बताती है कि राज्य में 12 अभिभावक हैं और हर एक का अपना अपना इलाका है। पहले राजकुमारी किकू उन्हें नियंत्रण में रखती थी, लेकिन अब उसके बिना वे अपने अपने क्षेत्रों में मनमानी कर रहे हैं। तभी उन्हें जंगल के अंदर धुआं उठता दिखाई देता है। वे पास जाकर देखते हैं तो कुछ गांव वाले जंगल में छिपकर डेरा डाले हुए होते हैं। जिन उन्हें पहचान लेता है और दौड़कर पुकारने लगता है कि डरने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे लोग पेड़ों के पीछे से बाहर आते हैं और फिर तंबू से एक महिला बाहर निकलती है। वो जिन की माँ होती है। उस पल जिन के लिए ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि अपने घर से दोबारा जुड़ने का मौका था। जिन जैसे ही अपनी माँ को देखता है वो खुद को रोक नहीं पाता। दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं और गले लगकर रो पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद केन और बाकी लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जिन
जिन तुरंत अपनी माँ को सब कुछ बताने लगता है, कैसे केन ने उसे बचाया और अपना वादा निभाया। ये सुनकर उसकी माँ केन की तरफ मुड़कर दिल से उसका धन्यवाद करती है। केन हंसकर कह देता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि ये पल उसके लिए बहुत मायने रखता है। उधर अराता बाकी गाँव वालों से बात करके हालात समझता है। पूरे राज्य में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। 12 अभिभावक अपने अपने इलाकों में लौट चुके हैं और हर कोई ज्यादा ताकत हासिल करने के लिए तैयार बैठा है। आम लोग बस इस संघर्ष से दूर भागना चाहते हैं। केन अराता को बताता है कि राजकुमारी किकू के बिना ये राज्य टूटने वाला है। पहले भी ऐसा ही होता था, जब तक किकू ने पूरे राज्य में शांति नहीं लाई थी। अब उसके जाने के बाद सब फिर से बिखर रहा है और जल्द ही उन 12 में से कोई एक खुद को राजा घोषित कर सकता है। कुछ देर बाद जिन और गाँव वाले आगे बढ़ने के लिए सामान बांध लेते हैं। अराता, कोट्टोआ, केन और जिन उन्हें विदा करने के लिए साथ चलते हैं। वे एक झरने के पास पहुंचते हैं जहां महीने में एक बार पानी लगभग सूख जाता है और उसके पीछे छिपा हुआ रास्ता खुल जाता है। गांव वाले उस रास्ते से गुजरते हुए अराता और कोट्टोआ को उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हैं। जिन दोनों को गले लगाकर अलविदा कहता है और फिर केन का हाथ पकड़कर उसे भी साथ खींचने लगता है, लेकिन केन वहीं खड़ा रह जाता है। तभी झरने का पानी फिर से तेज होने लगता है। जिनकी माँ धीरे से उसे अंदर खींच लेती है क्योंकि रास्ता बंद होने वाला था। जिन पीछे मुड़कर देखता है, उसे समझ नहीं आता कि केन क्यों नहीं आ रहा। केन बस मुस्कुरा कर कहता है, अपनी माँ के साथ खुश रहना, फिर कभी मिलेंगे। अगले ही पल झरना पूरी ताकत से बहने लगता है और रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। दूसरी तरफ जिन रो रहा होता है। यहाँ अराता केन से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। कुछ देर चुप रहने के बाद केन सच बताता है। जिस गिरोह ने जिन को उसके परिवार से छीना था, वो उसी का हिस्सा था, इसलिए उसे लगता है कि उसे उस घर में वापस जाने का कोई हक नहीं है। ये कहकर वो अराता और कोट्टोआ से कहता है कि वे दोनों आगे बढ़ जाएं और अपनी यात्रा जारी रखें। अराता केन का हाथ पकड़कर कहता है, तुम हमारे साथ चलोगे। केन पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार मान जाता है और उनके साथ चल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद सब लोग आराम करने के लिए रुकते हैं। तभी अचानक पेड़ों को तोड़ता हुआ एक विशाल राक्षस वहां आ जाता है। उसकी गर्जना सुनकर सब घबरा जाते हैं और जान बचाकर भागने लगते हैं। भागते भागते सब गिर पड़ते हैं और वो राक्षस उनके ठीक ऊपर से निकल जाता है, जैसे उसे पता ही न चला हो कि वे वहां थे। सब लोग जमीन पर बिल्कुल चुप पड़े रहते हैं, सांस तक रोककर। थोड़ी देर बाद पास की झाड़ियों में सरसराहट होती है। जब वे देखते हैं तो वहां एक लड़की छिपी होती है, जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा अंडा होता है, उसी राक्षस का अंडा। तभी राक्षस फिर से उन्हें देख लेता है और सबको दोबारा भागना पड़ता है। इस बार केन सबसे पीछे रह जाता है, इसलिए राक्षस उसी के पीछे दौड़ पड़ता है और बाकी लोग किसी तरह बच निकलते हैं। अराता और कोट्टोआ उस लड़की को ढूंढ लेते हैं। उसका नाम हीनो होता है। जब वे उससे पूछते हैं कि उसने राक्षस का अंडा क्यों चुराया, तो वो बड़े आराम से बताती है कि उसकी मालकिन गर्भवती है और वो उसे पोषण के लिए ये बड़ा अंडा देना चाहती थी। इतने में अंडे के अंदर का बच्चा राक्षस उसी के हाथों में निकल आता है। हीनो उसे देखकर बहुत निराश हो जाती है। तभी उसकी मालकिन ओएका किसी अजीब से जानवर पर सवार होकर वहां पहुंचती है और उसके पीछे पीछे केन भी आ जाता है। केन बताता है कि इसी आदमी ने उसे राक्षस से बचाया। अराता उसे धन्यवाद कहने के लिए मुड़ता है, लेकिन अचानक उसे तेज बुखार आ जाता है और वो वहीं गिर पड़ता है। जब अराता को होश आता है तो वो ओएका के घर में होता है। केन उसके पास बैठा होता है। ओएका की पत्नी अंदर आकर उसे साफ कपड़े देती है और कहती है कि वो खुश है कि अब वो ठीक है। थोड़ी देर बाद अराता अपने सामान में कुछ ढूंढता है और उसे अपना स्मार्टफोन मिल जाता है। उसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो चुपके से फोन चालू करता है ताकि केन को पता न चले। हैरानी की बात ये थी कि फोन अब भी काम कर रहा था। स्क्रीन पर आखिरी संदेश उसके पुराने दोस्त शागारू का था, वही दोस्त जिसने उसे धोखा दिया था। कुछ पल तक अराता उस संदेश को चुपचाप देखता रहता है, फिर फोन वापस रख देता है। तभी केन अचानक एक बात याद करके उसे चेतावनी देता है कि ओएका असल में काजी का सेवक है। अगर उसे उनकी असली पहचान पता चल गई तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये सुनकर अराता तुरंत सतर्क हो जाता है और तभी दरवाजा खुलता है। ओएका कमरे में प्रवेश करता है और उसके हाथ में एक दिव्य तलवार होती है। ओएका अपनी दिव्य तलवार उठाता है और उसकी शक्ति से केन के टूटे हुए भाले को एक पल में ठीक कर देता है। ये देखकर अराता चौंक जाता है। ओएका उसकी तरफ देखकर शांत स्वर में कहता है कि सभी दिव्य हथियार विनाश के लिए नहीं होते। वो बताता है कि उसे भी युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके अनुसार काजी एक अच्छा शासक है और उसी की वजह से उसका इलाका अब तक शांत और समृद्ध बना हुआ है। ये सुनकर अराता उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि अब तक उसने काजी को सिर्फ दुश्मन के रूप में देखा था। उधर काजी अपने क्षेत्र में कब्र के सामने खड़ा होता है, उस व्यक्ति की कब्र जिसे वो बहुत प्यार करता था। वो धीरे से वादा करता है कि वो उसके लिए राजा बनेगा और सिंहासन हासिल करेगा। तभी एक सैनिक भागता हुआ आता है और बताता है कि उसके एक भरोसेमंद सेवक पर हमला हुआ है। काजी तुरंत वहां पहुंचता है, लेकिन वहां का दृश्य भयानक होता है। पूरा घर बर्बाद पड़ा होता है और लगभग सभी लोग मारे जा चुके होते हैं। एक घायल सेवक बेहोश होने से पहले उसे बताता है कि ये सब किसने किया। नाम सुनकर काजी स्तब्ध रह जाता है। ये काम उसके ही करीबी दोस्त ईका ने किया था। काजी को जल्दी ही खबर मिलती है कि उसके दूसरे सेवकों पर भी हमले हो रहे हैं। वो उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन जहां भी पहुंचता है वहां सब खत्म हो चुका होता है।
तब वो फैसला करता है कि उसे तुरंत ओएका के गांव पहुंचना होगा, वरना शायद वहां भी देर हो जाएगी। इस बीच ओएका के गांव में माहौल अभी शांत होता है। ओएका जानता है कि युद्ध आने वाला है, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं होना चाहता। वो कहता है कि वो खून खराबे वाला इंसान नहीं है। अराता भी कहता है कि सिर्फ ताकत के लिए लोगों को मारना बेवकूफी है, लेकिन ओएका उसे समझाता है कि राजा बनने के लिए हमेशा खून बहाना जरूरी नहीं होता। अगर कोई चुना हुआ योद्धा बाकी योद्धाओं को अपनी इच्छा से उसके सामने झुकने के लिए मना ले, तो वो सभी दिव्य हथियारों को एकजुट करके बिना एक बूंद खून बहाए राजा बन सकता है। ये सुनकर अराता को तुरंत सूबा की याद आती है। ठीक यही हुआ था। तभी उसे एहसास होता है कि ओएका को भी ये बात समझ आ चुकी है। अराता तनाव में आ जाता है। उसे लगता है कि अब उसकी पहचान उजागर होने वाली है, लेकिन ओएका शांत आवाज में कहता है कि उसने उस चुने हुए योद्धा के बारे में सुना है जिसे राजकुमारी की हत्या के झूठे आरोप में फंसाया गया था और जो कातोया से भाग निकला। वो ये भी कहता है कि अगर अफवाह सच है कि उसी व्यक्ति ने सूबा को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया, तो वो इंसान अपराधी नहीं हो सकता। ओएका समझाता है कि सूबा की दिव्य तलवार सेनुआ किसी बुरे दिल वाले इंसान के सामने कभी नहीं झुकती। इसका मतलब साफ है, जिसने उसे झुकाया उसका दिल शुद्ध था। वो धीरे धीरे मुड़कर अराता की ओर देखता है, जैसे साफ बता रहा हो कि उसे सब पता है कि उसका मेहमान कौन है। लेकिन उसी समय एक नौकर अंदर आकर बताता है कि बाहर कोई मेहमान उनका इंतजार कर रहा है। कमरे का माहौल अचानक गंभीर हो जाता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये मेहमान दोस्त है या दुश्मन। हिनो एक पल भी बर्बाद नहीं करती। वो चुपचाप अराता और उसके साथियों को किनारे ले जाकर कहती है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि घर में जो मेहमान आया है वो आकू है। सब जानते हैं कि वहाँ से भाग जाना ही सही होगा, लेकिन जिज्ञासा उन्हें रोक लेती है। वे चुपके से मीटिंग रूम के पास पहुँचते हैं और पर्दे के पीछे छिपकर अंदर की बातचीत सुनने लगते हैं। अंदर आकू पूरी तरह अलग कहानी सुना रहा होता है। वो ओएका से कहता है कि राजकुमारी की हत्या असल में काजी ने की थी। पूरा षड्यंत्र राजकुमारी की हत्या और अराता को फंसाना सब काजी की चाल थी। अराता तो बस लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। फिर वो असली बात कहता है। वो चाहता है कि ओएका काजी का साथ छोड़कर उसकी सेवा करे, लेकिन ओएका उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता और वो साफ कह देता है कि चाहे काजी ने सच में कोई गलती की हो, फिर भी वो उसी के प्रति वफादार रहेगा। ये सुनते ही आकू अपनी दिव्य भाला जमीन में गाड़ देता है। अचानक चारों तरफ पत्थर के नुकीले खंभे फूट पड़ते हैं और उनमें से एक ओएका की गर्भवती पत्नी को जकड़ लेता है। फिर वो ओएका से सीधा सवाल पूछता है, क्या वो अपनी पत्नी को मरते हुए देखेगा या फिर आत्मसमर्पण करेगा। पर्दे के पीछे खड़ा अराता गुस्से से कांप रहा होता है और बाहर निकलने ही वाला होता है, लेकिन ओएका जैसे उसकी मौजूदगी महसूस कर लेता है और खुद बोल उठता है। ओएका कहता है कि वो आत्मसमर्पण करेगा, लेकिन आकू से वादा लेता है कि उसकी पत्नी और उसके मेहमानों को कोई नुकसान नहीं होगा। आकू मान जाता है। तब ओएका अपनी दिव्य तलवार निकालता है और बिना किसी हिचकिचाहट के आत्मसमर्पण कर देता है। उसका शरीर रोशनी में बदल जाता है और आकू के दिव्य हथियार में समा जाता है। ये देखकर उसकी पत्नी जमीन पर गिरकर रोने लगती है। सब लोग सदमे में खड़े रह जाते हैं। तभी दो नौकर शोर सुनकर कमरे में दौड़ते हुए आते हैं। आकू बिना देखे ही उन्हें मार देता है। ओएका की पत्नी घुटनों के बल बैठकर उससे विनती करती है कि कम से कम उसे और उसके बच्चे को छोड़ दे, लेकिन आकू बिना किसी भावना के उसे भी मार देता है। यह सब देखकर अराता का गुस्सा फूट पड़ता है। वह धीरे से कहता है कि आकू इंसान नहीं, एक राक्षस है। उसी पल पर्दा तेजी से कट जाता है। आकू को पहले से ही उनकी मौजूदगी का एहसास था। वह अपना हथियार उठाता ही है कि अचानक काजी वहां आ पहुंचता है। कमरे का दृश्य देखकर वह कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर रह जाता है। फिर वह आकू की ओर मुड़कर पूछता है, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? आकू ठंडे स्वर में जवाब देता है कि सिंहासन की लड़ाई शुरू हो चुकी है और अब वह किसी के लिए नहीं रुकेगा। यह सुनते ही काजी का गुस्सा फट पड़ता है। वह तुरंत अपनी आग की शक्ति से आकू पर जबरदस्त हमला करता है, लेकिन आकू पत्थर की एक दीवार खड़ी कर देता है और उस हमले को आसानी से रोक देता है। अब दोनों शक्तिशाली योद्धा आमने सामने खड़े थे और असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। काजी ऊपर से छलांग लगाकर पूरी ताकत से आकू पर हमला करता है, लेकिन आकू उसे भी आसानी से रोक देता है। तुरंत ही चारों तरफ से पत्थर के नुकीले भाले काजी की ओर बढ़ने लगते हैं। काजी किसी तरह उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन एक पत्थर उसके हाथ को हल्का सा काट देता है और उसके पास से निकल जाता है। इसके बाद ऊपर से पत्थरों की बारिश होने लगती है। काजी खुद को बचाने के लिए आग की दीवार खड़ी करता है, लेकिन तभी आकू पीछे से हमला कर देता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं और उनके दिव्य हथियारों की टक्कर से इतनी जोरदार तरंग निकलती है कि पूरा इलाका हिल जाता है। उस झटके से अराता और उसके साथी भी दूर जा गिरते हैं, लेकिन अराता समय रहते अपना सुनहरा बैरियर बना देता है, जिससे सब लोग सुरक्षित बच जाते हैं। दूसरी तरफ काजी पूरी तरह गुस्से से जल रहा होता है। उसके शरीर से सचमुच आग निकल रही होती है। वह आकू से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन आकू जवाब में उससे भी ज्यादा दर्दनाक बात कहता है। वह उनकी पुरानी दोस्त एम का जिक्र करता है, वो लड़की जो काजी से प्यार करती थी और उसी की वजह से मारी गई थी। यह सुनते ही काजी जैसे अंदर से टूट जाता है। उसका ध्यान भटक जाता है और उसका दिव्य हथियार उसके हाथ से फिसलकर दूर चला जाता है। आकू तुरंत अपना भाला जमीन में गाड़ देता है और पत्थर से बने कई हथियार खड़े कर देता है। वे सभी दिव्य हथियार जो उसने अब तक अपने सेवकों से छीन लिए थे। वह साफ कह देता है कि अब अगला हथियार काजी का होगा। काजी की तलवार खुद को बचाने के लिए जमीन में धंस जाती है। अब काजी के पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए
इसके वह निहत्थे ही आकू पर झपट पड़ता है। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे, साथ में ट्रेनिंग की थी, लेकिन हमेशा की तरह आकू ही ज्यादा ताकतवर साबित होता है। वह आसानी से काजी को रोक लेता है, उसे पास खींच कर कहता है, सबसे पहले तुमने ही सबको धोखा दिया था। इसके बाद वह काजी को जमीन पर पटक देता है और पत्थर की कोड़ों से उसे मारने लगता है। वह कहता है कि वह काजी को मारेगा नहीं, बल्कि उसे जिंदा रखेगा ताकि वह अपनी हार और शर्म के साथ जी सके। हर वार काजी पर पड़ता है और वह खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। ये सब देखकर अराता अंदर से बेचैन हो जाता है। चाहे काजी ने उससे जो भी किया हो, लेकिन किसी को इस तरह टूटते हुए देखना वो सहन नहीं कर पाता। और अब उसके सामने एक मुश्किल फैसला था। क्या वो अपने दुश्मन को बचाने के लिए आगे बढ़ेगा या चुपचाप ये सब देखता रहेगा? अराता आखिर आगे बढ़कर आकू को रोकता है और कहता है कि एक निहत्थे आदमी को मारना किसी योद्धा के लिए शर्म की बात है। आकू तुरंत समझ जाता है कि अराता भी एक चुना हुआ योद्धा है और उससे पूछता है कि क्या वो भी सिंहासन के पीछे है। अराता साफ कह देता है कि अगर राजा बनने के लिए निर्दोष लोगों को मरना पड़े तो ऐसे सिंहासन का कोई मतलब नहीं है। आकू उसकी बात सुनकर हंस पड़ता है। वो कहता है कि इस दुनिया में ऐसे आदर्शों की कोई जगह नहीं है। उसके अनुसार हर चुने हुए योद्धा के पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो किसी और ताकतवर के आगे झुक जाओ या फिर इतने ताकतवर बनो कि बाकी सब तुम्हारे आगे झुक जाएं। बस यही इस दुनिया के नियम हैं। इतना कहकर वो काजी को उसकी हालत पर छोड़ देता है और धूल के तूफान के साथ वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद चारों तरफ भारी सन्नाटा छा जाता है। हिनो काजी के पास आती है और रोते हुए उससे विनती करती है कि वो उसके मालिक ओइका को वापस ले आए। वो बताती है कि ओइका दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान काजी का करता था और उस पर पूरा भरोसा करता था। काजी मुश्किल से खुद को संभालते हुए उसे सच बता देता है कि ये अब संभव नहीं है। ओइका की आत्मा अब आकू के दिव्य हथियार का हिस्सा बन चुकी है। ये सुनकर हिनो टूट जाती है। वो गुस्से और दर्द में काजी और आकू दोनों को कोसती है कि उनकी लड़ाई ने उसकी पूरी दुनिया बर्बाद कर दी। काजी के पास सिर्फ माफी मांगने के अलावा कुछ नहीं होता और वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी अराता उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो सीधे उसकी आंखों में देखकर पूछता है कि वो इतना दुखी क्यों दिख रहा है। क्या इसलिए कि उसने अपना हथियार खो दिया या इसलिए कि उसने उन लोगों को खो दिया जिन्होंने उस पर भरोसा किया था? अराता गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि उसे इस तरह टूटे हुए खड़े होने का कोई हक नहीं है, खासकर तब जब उसने राजकुमारी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया था। काजी उसका हाथ झटक देता है और कहता है कि अराता को कुछ भी नहीं पता। वो बताता है कि कीकू के शासन में वे सब दबे हुए थे, उनकी शक्तियां रोकी गई थीं और जब उन्हें मौका मिला तो उसने उसे पकड़ लिया। इतना कहकर वो चुपचाप वहां से चला जाता है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। हिनो अब अराता की तरफ मुड़ती है और गुस्से से कहती है कि उसे सभी चुने हुए योद्धाओं से नफरत है, क्योंकि उनकी ताकत और उनकी लड़ाइयों ने ही उसकी जिंदगी से सब कुछ छीन लिया। हिनो के शब्द सुनकर अराता बिल्कुल चुप हो जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो अकेले ही वहां से चला जाता है और रात होने तक अकेला बैठा रहता है। उसके दिमाग में राजकुमारी कीकू की बात घूमती रहती है। क्या वो सच में चाहती थी कि वो सिंहासन की इस लड़ाई में उतर जाए? कुछ देर बाद कोट्टोआ और किन उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं। वे उससे कहते हैं कि उसे लड़ना होगा, लेकिन अराता अंदर से टूट चुका होता है। उसे खुद पर गुस्सा आता है कि वो फिर से जम गया था, कुछ भी नहीं कर पाया जब किसी को उसकी जरूरत थी। वो कहता है कि वो इतना मजबूत बनना चाहता है कि आकू को झुकने पर मजबूर कर दे, लेकिन तुरंत ही उसे एहसास होता है कि अगर वो ऐसा सोचता है तो वो भी आकू जैसा ही बन जाएगा। किन उसकी बात सुनकर उसे डांट देता है। वो कहता है कि अराता ने कभी असल में किसी से लड़ाई की ही नहीं है। अगर वो मजबूत बनना चाहता है तो उसे इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि ताकत पाने के रास्ते में संघर्ष और चोट भी होती है। फिर वो साफ कह देता है, या तो हार मानकर घर बैठ जाओ या फिर आगे बढ़कर खुद को बदलो। अराता जवाब देता है कि वो हार नहीं मानेगा। कीकू ने उस पर भरोसा किया था, लेकिन वो दुनिया को बचाने के लिए वही रास्ता नहीं अपनाएगा जो बाकी लोग अपनाते हैं, डर और ताकत का रास्ता। तभी कोटोआ उसे एक बात याद दिलाती है। वो कहती है कि सूबा ने इसलिए आत्मसमर्पण नहीं किया था क्योंकि वो हार गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपनी शक्ति और अपना उद्देश्य अराता को सौंपने का फैसला किया था। ये बात अराता के दिल में उतर जाती है। फिर कोटोआ उसे अपनी दादी की सुनाई एक पुरानी कहानी बताती है, एक ऐसी दिव्य तलवार की कहानी जो बाकी सभी से अलग थी। उसमें कोई आक्रमण करने की शक्ति नहीं थी, सिर्फ रक्षा की शक्ति थी। फिर भी उसे सबसे शक्तिशाली तलवार माना जाता था। उसका नाम था सुकुल्यो, उत्पत्ति की दिव्य तलवार। कोटोआ को विश्वास था कि वही तलवार इस समय अराता के पास है। सुकुल्यो के साथ उसे दुनिया पर राज करने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बिना हिंसा के भी सबको एकजुट कर सकता है। अराता धीरे से उस नाम को दोहराता है, सुकुल्यो, और उसी पल उसकी तलवार से तेज सुनहरी रोशनी फूट पड़ती है जो पूरे इलाके को रोशन कर देती है। उधर मॉडर्न दुनिया में अराता 2 घर के बाहर खड़ा पुराने फोटो देख रहा होता है। उन तस्वीरों में असली
अराता अपने पुराने सबसे अच्छे दोस्त मासिडो के साथ दिखाई देता है। तभी उसे पास में कोई घबराकर चक्कर काटता हुआ दिखता है। वो सुगुरु होता है, अराता का नया दोस्त जिसने उसे धोखा दिया था। वो साफ दिख रहा होता है कि वो कुछ कहना चाहता है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। अराता 2 तुरंत उसे पहचान लेता है। वो चुपके से उसके पीछे जाता है और अचानक उसे डराकर उछाल देता है। उस पल सुगुरु की हालत देखकर साफ पता चलता है कि वो किसी बहुत भारी बोझ के साथ वहां आया है। सुगुरु को डराने के बाद अराता 2 बिल्कुल सीधे अंदाज में उससे पूछता है कि वो आखिर है कौन। ये सुनते ही सुगुरु का चेहरा उतर जाता है। उसे लगता है कि अराता अभी भी उस बात से नाराज है जब उसने बुलीज के सामने कहा था कि वे दोनों कभी असली दोस्त थे ही नहीं। शर्म और डर के कारण सुगुरु कुछ भी नहीं कह पाता। वो बस वो गेम जो उसने अराता से उधार लिया था उसके हाथ में वापस थमा देता है और बिना कुछ बोले वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन लंबी छुट्टी के बाद अराता 2 फिर से स्कूल जाता है। स्कूल पहुँचते ही वो सीधे मासिडो के पास जाता है और उससे ऐसे बात करता है जैसे वे पुराने दोस्त हों। मासिडो ये देखकर हैरान रह जाता है, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। अराता 2 कहता है कि घर पर उसने उनकी साथ वाली बहुत सारी तस्वीरें देखी, इसलिए शायद वे काफी करीबी दोस्त रहे होंगे। वो मासिडो से कहता है कि उसे असली अराता के बारे में थोड़ा और बताए। मासिडो अभी भी उलझन में ही होता है कि तभी अराता की माँ अचानक वहाँ आ जाती है और उसे प्रिंसिपल से मिलने के लिए अपने साथ ले जाती है। पीछे खड़ा मासिडो गुस्से से जलता रह जाता है। उसे लगता है कि अराता जानबूझकर उसके साथ खेल रहा है। कुछ समय बाद 2 बुली अराता 2 को स्कूल की छत पर ले जाते हैं जहाँ मासिडो पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसके सामने आकर पूछता है कि क्या ये एमनेशिया वाली कहानी सिर्फ एक नाटक है, लेकिन अराता 2 उसकी बातों को पूरी तरह अनदेखा कर देता है और छत से दिखाई देने वाला नजारा देखने लगता है। ये देखकर मासिडो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि वो खुद को समझता क्या है। अराता 2 शांत स्वर में वही सवाल उसे वापस पूछता है कि वो इतना रौब क्यों दिखा रहा है। तभी बाकी बुलीज उसे घेरने की कोशिश करते हैं। अराता 2 बस वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि उसे ऐसे लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है जिन्हें डराने के लिए अपने साथ पूरी गैंग की जरूरत पड़ती है। ये सुनकर मासिडो का गुस्सा फूट पड़ता है और वो उस पर झपट पड़ता है, लेकिन अराता 2 तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और एक ही किक में उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर नीचे देखते हुए कहता है, तुम्हारा घमंड उस इंसान के लिए ठीक नहीं है जो इतना कमजोर है। वो साफ शब्दों में कह देता है कि उसे नहीं पता असली अराता और मासिडो के बीच पहले क्या हुआ था, लेकिन अब वो किसी को भी खुद को अपमानित नहीं करने देगा। नदी पार करते समय कोटोवा का पैर फिसल जाता है और उसकी टखने में मूंछ आ जाती है। केन तुरंत उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाने की पेशकश करता है, लेकिन कोटोवा मना कर देती है और सहारे के लिए अराता का हाथ पकड़ लेती है। कुछ देर बाद वे लोग आराम करने के लिए एक पुराने खाली पड़े झोपड़ी में रुकते हैं। केन दवाई के लिए जड़ी बूटियां ढूंढने बाहर चला जाता है और झोपड़ी में सिर्फ अराता और कोटोवा रह जाते हैं। कोटोवा धीरे से उसके पास झुककर कहती है कि वो भी एक सामान्य लड़की है और कभी कभी उसे भी अपनी भावनाएं दिखाने का हक है। ये सुनकर अराता घबरा जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे एक सच्चाई समझ में आती है। कोटोवा की भावनाएं उसके लिए नहीं है, बल्कि उस असली अराता के लिए हैं जिसके साथ वो बचपन से बड़ी हुई है। ये सोचकर वो दूरी बना लेता है और बाहर निकल जाता है। बाहर आकर वो अपना ताबीज निकालता है और उसके जरिए अराता 2 से संपर्क करने वाला पोर्टल खोलता है। दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी दुनिया में हो रही घटनाओं के बारे में बताते हैं। तभी अराता उससे पूछता है कि वो असल में कोटोवा के बारे में क्या महसूस करता है। अराता 2 कुछ देर सोचकर कहता है कि वे बचपन से साथ बड़े हुए हैं, इसलिए वो उसे एक छोटी बहन की तरह मानता है, ऐसी किसी की तरह जिसकी रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। ये सुनकर अराता कुछ पल चुप हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर कोटोवा ये बात सुन ले तो उसका दिल टूट जाएगा। फिर भी वो वादा करता है कि वो उसकी जगह कोटोवा की रक्षा करेगा। थोड़ी देर बाद पोर्टल बंद हो जाता है। पोर्टल बंद होने से पहले अराता 2 कैजुअली ये भी बता देता है कि आज वो स्कूल गया था और वहाँ उसने एक परेशान करने वाले लड़के मासिडो को सबक सिखा दिया। ये नाम सुनते ही अराता एकदम सन्न रह जाता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। इससे पहले कि अराता 2 पूछ पाता कि क्या हुआ, पोर्टल खुद ही बंद हो जाता है। अराता अभी भी इन्हीं ख्यालों में खोया होता है कि अचानक पीछे से कोई उसका गला पकड़ लेता है। वो काजी होता है। वो अराता से कहता है कि वो उत्पत्ति की तलवार उसे सौंप दे। अराता साफ मना कर देता है। काजी उसे जोर से मारकर जमीन पर गिरा देता है। तभी अचानक उनके चारों तरफ आग फैलने लगती है। अराता हैरान होकर चारों ओर देखता है, क्योंकि काजी के पास तो अब उसकी दिव्य तलवार भी नहीं है। काजी शांत स्वर में बताता है कि ये आग उसकी नहीं है, कोई और आ चुका है। काजी अराता से कहता है कि ये आग उसकी तलवार की वजह से नहीं है, बल्कि इस इलाके में होने वाली एक प्राकृतिक घटना है। लेकिन वो अभी भी एक चुना हुआ योद्धा है, इसलिए बिना दिव्य हथियार के भी वो आग को नियंत्रित कर सकता है। वो लपटों को अराता की तरफ भेज देता है। अराता किसी तरह अपनी तलवार बुलाकर समय रहते एक सुरक्षा कवच बना लेता है। कुछ पल के लिए वो ढाल आग को रोक लेती है, लेकिन फिर धीरे धीरे गायब हो जाती है। काजी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है कि अगर अराता उत्पत्ति की तलवार उसे दे दे तो वो उसे जिंदा छोड़ देगा। अराता जमीन पर गिरा कांप रहा होता है और डर के कारण हिल भी नहीं पा रहा होता।
काजी उसे तिरस्कार से देखता है और कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि इतनी महान तलवार आखिर ऐसे डरपोक और कमजोर इंसान को कैसे चुन सकती है। इतना कहकर वो तलवार अराथा के हाथ से छीन लेता है और उसे खत्म करने ही वाला होता है। तभी कोटुआ दौड़ती हुई वहां पहुंचती है और चिल्लाकर उसे रुकने को कहती है। अगले ही पल वो आग की लपटों में घिर जाती है। ये दृश्य देखकर काजी अचानक ठिठक जाता है। उस पल उसके दिमाग में अतीत की दर्दनाक यादें चमक उठती हैं। अराता तुरंत उठकर उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन कोटुआ उसे रोक देती है और कहती है कि वो पास ना आए। वो कहती है कि उसे छोड़कर चला जाए क्योंकि उसके सामने उससे भी ज्यादा जरूरी काम है। लेकिन अराता उसकी बात नहीं मानता और सीधे आग के अंदर कूद जाता है। उसने उसकी रक्षा करने का वादा किया था। ये देखकर काजी के भीतर कुछ टूट जाता है। उसके कंधे का पुराना घाव अचानक तेज दर्द करने लगता है और तलवार उसके हाथ से गिर जाती है। वो बिना सोचे समझे आग में कूद पड़ता है और दोनों को बाहर खींच लेता है। इसके बाद वो खुद ही बेहोश होकर गिर पड़ता है। बेहोशी की उस अंधेरी अवस्था में उसे अपने अतीत की झलक दिखाई देती है। वो अपने इलाके के शासक का बेटा था और बचपन से 2 लोगों के साथ बड़ा हुआ था। आकू, जो उसका ट्रेनिंग पार्टनर और सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था, और एमी नाम की एक लड़की जिससे वो चुपचाप प्यार करता था। वे लोग उसके सेवक थे, लेकिन उसके लिए वही उसका परिवार थे। कुछ समय बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई और इलाके के कई सेवकों ने विद्रोह कर दिया। वे काजी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गए। उस समय काजी अपने दोनों दोस्तों के साथ भाग रहा था, लेकिन जब दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया तो आकू पीछे रुक गया ताकि वो हमलावरों को रोक सके और काजी को भागने का मौका मिल सके। काजी एमी को अपने साथ लेकर भागा और दोनों एक नाव में बैठकर दूर बहते चले गए। कई दिनों बाद वे एक दूर के द्वीप पर जा लगे जहां कुछ दयालु लोगों ने उन्हें सहारा दिया। उन्हीं लोगों में एक युवा ओवा भी था। काजी अपनी यादों से बाहर आता है और कुछ पल के लिए कोटुआ की तरफ देखता है। एक क्षण के लिए उसे उसमें एमी दिखाई देती है, लेकिन वो तुरंत पलक झपककर उस भ्रम को दूर कर देता है। फिर वो बाकी कहानी खुद ही बताने का फैसला करता है। वो कहता है कि जिन लोगों ने उन्हें शरण दी थी वे सच में बहुत अच्छे थे। लंबे समय बाद पहली बार काजी ने सोचा कि वो अपने अतीत को पीछे छोड़ सकता है। वो एमी के साथ यही नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, खुश रहना चाहता था। लेकिन एक दिन वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसकी मदद करने के लिए एमी अकेले ही जंगल में औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढने निकल गई, जबकि ओवा ने उसे चेतावनी दी थी कि उस समय इस इलाके में उठने वाली प्राकृतिक आग बेहद खतरनाक होती है। जब काजी की आंख खुली और उसने पहाड़ को आग की लपटों में घिरा देखा तो उसके दिल में अचानक बेचैनी उठी। वो बिना सोचे समझे उस पहाड़ की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा तब तक एमी चारों तरफ से आग में घिर चुकी थी। उसने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन आग ने उसी पर हमला कर दिया। उसकी लपटों ने उसके कंधे को बुरी तरह घायल कर दिया और उसे चट्टान से नीचे फेंक दिया। फिर भी वो किसी तरह वापस ऊपर चढ़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके सामने ही एमी आग में जलकर खत्म हो गई। उस पल काजी के पास कुछ भी नहीं बचा था। वो वहीं अपनी जिंदगी खत्म करने वाला था। तभी अचानक अग्नि देवता हिया उसके सामने एक दिव्य तलवार के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने काजी को अपना चुना हुआ योद्धा बना लिया। काजी अराता और बाकी लोगों की तरफ देखकर साफ शब्दों में कहता है कि उसके लिए वो तलवार सिर्फ हथियार नहीं है, वो एमी की आखिरी याद है और वो उसे हर कीमत पर वापस पाना चाहता है। अराता कुछ देर तक उसकी बातों पर सोचता है। विश्वासघात, दर्द और शोक, ये सब किसी इंसान को कितना बदल सकते हैं ये वो खुद भी समझ सकता है। आखिरकार अराता उसकी तरफ देखता है और उसे अपने साथ जुड़ने का प्रस्ताव देता है। वो कहता है कि वे उसकी तलवार वापस पाने में उसकी मदद करेंगे और उसके बाद मिलकर पूरे राज्य को ऐसा बनाएंगे जिस पर सच में राज किया जा सके। काजी थोड़ी देर सोचने के बाद इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, लेकिन ये खबर जल्दी ही पूरे राज्य में फैल जाती है। 12 अभिभावकों में से बाकी लोग इस नए गठबंधन की खबर सुनते ही अपनी चालें चलने की तैयारी करने लगते हैं और उनमें से 6 अभिभावक जो हमेशा साथ मिलकर काम करते हैं पहले ही अपनी योजना पर अमल करना शुरू कर चुके होते हैं। उधर राज्य में 6 अभिभावक राजकुमारी किकू के शरीर की रखवाली कर रहे होते हैं। किकू अभी भी किसी तरह जिंदा है, लेकिन उसकी हालत बेहद नाजुक है। उन्हें पूरा यकीन है कि उसके पास इतनी ताकत नहीं बची कि वो अपने दम पर वापस आ सके, लेकिन उन्हें एक बात की खबर मिल चुकी है, अराता को सुकुयो यानी उत्पत्ति की तलवार मिल चुकी है। ये खबर उन्हें सच में चिंतित कर देती है, क्योंकि अगर किकू का कभी सुकुयो से संपर्क हो गया तो संभव है कि वो फिर से जीवित हो जाए। उनमें से एक अभिभावक बताता है कि उसने पहले ही ऐसी सावधानी बरत ली है जिससे ये कभी ना हो पाए। वे सब मिलकर काड़े वन की तरफ जाते हैं, वही जगह जहाँ दोनों अराता की अदला बदली हुई थी। वहाँ वे अपने एक साथी को भेजते हैं ताकि वो एक खास शक्ति को जगाए, ऐसी शक्ति जो खास तौर पर अराता को हराने के लिए बनाई गई थी। अब दोनों दुनियाओं में समय तेजी से बीत रहा है और
और हर तरफ संघर्ष की तैयारी शुरू हो चुकी है। इधर असली दुनिया में मासिडो अराता 2 से हारने के बाद गुस्से में पागल हो रहा होता है। वो घर पहुंचते ही अपने पिता से झगड़ पड़ता है। उसका पिता जो एक काउंसिल मैन है उसे डांटते हुए कहता है कि वो हर चीज में आधे मन से कोशिश करता है और जैसे ही मुश्किल आती है हर खेल और टीम छोड़ देता है। मासिडो भी पलटकर जवाब देता है और अपने पिता को भ्रष्ट और धोखेबाज कह देता है। ये सुनते ही उसका पिता उसे जोर से थप्पड़ मार देता है और कहता है कि उसकी माँ इसलिए घर छोड़कर चली गई क्योंकि वो एक नाकाम बेटा है। उसी समय अराता 2 भी घर लौटता है। उसकी माँ उससे पूछती है कि स्कूल में सब ठीक रहा या नहीं और वो सामान्य अंदाज में कह देता है कि कुछ खास नहीं हुआ। फिर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसकी बहन उसे रोकती है और कहती है कि उसे अपनी माँ से ठीक से बात करनी चाहिए क्योंकि वो उसकी चिंता में परेशान है। लेकिन अराता 2 ऐसा नहीं कर पाता। वो अंदर ही अंदर हिचक रहा होता है क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी में कभी माँ का प्यार नहीं रहा, इसलिए उसे समझ ही नहीं आता कि उस ममता का जवाब कैसे दिया जाए। अराता 2 सच में समझ नहीं पा रहा होता कि इस स्थिति को कैसे संभाले। बाद में जब वो ये सोच रहा होता है कि असली अराता और मासिडो के बीच आखिर मामला क्या है, तभी उसे घर के बाहर सुगुरु छिपकर खड़ा दिखाई देता है। जैसे ही सुगुरु को एहसास होता है कि उसे देख लिया गया है, वो तुरंत भागने लगता है, लेकिन अराता 2 उसे जल्दी ही रोक लेता है। वो सीधे उससे पूछता है, क्या तुम दोनों दोस्त हो? ये सवाल सुनते ही सुगुरु टूट जाता है। वो रोते रोते बताता है कि जब उसने पुलिस के सामने कहा था कि अराता उसका दोस्त नहीं है तो वो मजबूरी में कहा था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वे लोग उसे भी परेशान करते। वो बार बार माफी मांगते हुए पूरी तरह बिखर जाता है। अराता 2 शांत होकर उसकी बात सुनता है और बस इतना कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अभी भी उसके दोस्त हो। ये बात सुगुरु को भीतर तक छू जाती है। फिर अराता 2 को मासिडो की याद आती है और वो सुगुरु से कहता है कि उसे वहां ले चलें जहां मासिडो है। वे लोग उसे एक मेट्रो स्टेशन पर ढूंढ लेते हैं। मासिडो पहले से ही खराब मूड में होता है और तभी अराता 2 देखता है कि उसके अपने दोस्त थे उसके पीछे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। जब मासिडो उनसे सवाल करता है तो वे लोग झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे पहले की बात हाथापाई तक पहुंचे, अराता 2 बीच में आकर कहता है कि अगर लड़ाई हुई तो वो मासिडो का साथ देगा। ये सुनते ही वे लड़के डरकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन मासिडो उल्टा और गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि उसे किसी की मदद नहीं चाहिए थी। वो अराता पर आरोप लगाता है कि वो हमेशा लोगों को नीचा दिखाता है, ठीक वैसे ही जैसे उस दिन दौड़ में उसने जानबूझकर हार मान ली थी ताकि मासिडो को एहसान महसूस हो। अराता 2 को इस बात की कोई समझ नहीं होती क्योंकि उसे उस घटना के बारे में कुछ पता नहीं होता। वो लगभग सच बताने ही वाला होता है कि वो असली अराता नहीं है, तभी उसकी माँ वहां पहुंच जाती है। वो अराता को देखते ही उसे जोर से थप्पड़ मार देती है क्योंकि वो बिना बताए घर से चला आया था, लेकिन अगले ही पल वो खुद ही रो पड़ती है। वो बस इस बात से डर गई थी कि उसके बेटे के साथ कहीं कुछ बुरा ना हो गया हो। मासिडो ये सब देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। जब वो अराता की माँ को अपने बेटे के लिए रोते हुए देखता है तो उसके अंदर कुछ टूट सा जाता है। उसे अपनी माँ की याद आ जाती है, वो दिन जब उसने अपने पिता को धोखा देते हुए पकड़ लिया था और फिर घर छोड़कर चली गई थी। उसी दिन से उसका परिवार बिखर गया था। गुस्से और दर्द से भरा मासिडो वहां से लड़खड़ाते हुए चला जाता है। उसके मन में सारी नफरत एक ही इंसान पर आकर टिक जाती है, अराता। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी उस दिन से खराब होने लगी थी जब अराता ने दौड़ में जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी थी ताकि वो जीत सके। उसे लगता है कि वो जीत असली नहीं थी, बस दया का परिणाम। वो गुस्से में अराता को कोसता है और कसम खाता है कि एक दिन उससे इसका बदला जरूर लेगा। उसी समय फैंटेसी दुनिया में एक नकाबपोश अभिभावक केडन 1 के किनारे खड़ा होता है। वो जंगल से कहता है कि वो दूसरे संसार का द्वार खोल दे और उसे उस इंसान तक पहुंचा दे जो अराता से सबसे ज्यादा नफरत करता है। अचानक मासिडो खुद को हवा में तैरता हुआ पाता है। उस नकाबपोश अभिभावक की जादुई शक्ति उसके दिमाग में अराता के बारे में सारी जानकारी भर देती और अगले ही पल दोनों दुनियाओं के बीच बदलाव हो जाता है। मासिडो लड़खड़ाते हुए केडन 1 से बाहर निकलता है, लेकिन अब वो फैंटेसी दुनिया में होता है। तभी उसे समझ आता है कि जिस अराता से वो अब तक अपने संसार में लड़ रहा था वो असली नहीं था बल्कि कोई और था। वो सीधे बाकी 5 नकाबपोश अभिभावकों के पास जाता है और उनसे सिर्फ एक सवाल पूछता है, अराता कहाँ है? मुझे उसे मारना है। इधर दूसरी तरफ अराता और उसका दल जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे होते हैं। अचानक बिना किसी चेतावनी के तेज बारिश शुरू हो जाती है। काजी ऊपर आसमान की ओर देखता है और बताता है कि वे अब योरो के इलाके में आ चुके हैं। 12 अभिभावकों में से एक जिसके पास पानी को नियंत्रित करने और बारिश बुलाने की शक्ति है। इसी दौरान अराता काजी से बाकी अभिभावकों के बारे में जानकारी मांगता है, उनकी शक्तियाँ, उनका स्वभाव, कुछ भी जो उनके काम आ सके। लेकिन काजी साफ मना कर देता है। वो कहता है कि आखिरकार वे अभी भी दुश्मन हैं। फिर भी वो एक बात अनजाने में बता देता है उन 6 नकाबपोश अभिभावकों के बारे में। वो कहता है कि वे हमेशा से सबसे रहस्यमयी रहे हैं, किसी ने कभी उनका चेहरा नहीं देखा और यहाँ तक कि बाकी अभिभावकों ने भी उनकी असली शक्तियाँ कभी नहीं देखी। उधर नकाबपोश अभिभावकों के मुख्यालय में बाकी 5 सदस्य मसीडो को बैठाकर पूरी सच्चाई बताते हैं कि वे लोग उसे यहाँ क्यों लाए हैं और अराता के खिलाफ उनकी असली योजना क्या है। अराता अब एक चोजन वॉरियर बन चुका है।
और वो थ्रोन के पीछे पड़ा है। दूसरी तरफ मसीडो के दिल में भारी नफरत है और इसी वजह से सिर्फ वही अराता को रोक सकता है। वे लोग चाहते हैं कि मसीडो भी एक चोजन वॉरियर बन जाए। मसीडो को उनकी आधी बातें समझ नहीं आती हैं, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तैयार हो जाता है। वो उसे एक गहरी तहखाने बेसमेंट में ले जाते हैं। एक सील्ड गेट के पीछे वो कमरा है जहां आदा और सुकुयो को हराने वाला इकलौता हथियार मौजूद है, एक फॉरबिडन होली स्वर्ड जिसका नाम ओरोची है। उस तलवार के चारों ओर उन लोगों के ममीसाइड अवशेष पड़े हैं जिन्होंने कभी उसे हासिल करने की कोशिश की थी। वो हमेशा से डोमेंट सोई हुई थी, पर कहानियों के मुताबिक अगर कोई सुकुयो के विल्डर से हद से ज्यादा नफरत करेगा तो वो जाग उठेगी। जैसे ही मसीडो उसे पकड़ता है, ओरोची जाग उठती है। उसी पल दुनिया भर के सारे चोजन वॉरियर्स को ये महसूस होता है, एक अजीब सा एहसास जैसे कोई डार्कनेस इस इक्वेशन में शामिल हो गई हो। अदा को अपनी ही तलवार जलती हुई महसूस होती है। ओरोची की डार्क एनर्जी मसीडो के जिस्म पर लिपट जाती है और वो उसे कंट्रोल में रखने के लिए जद्दोजहद करता है। फिर वो उस ब्लेड के अंदर कैद भगवान के डोमेन यानी इलाके में खिंच चला जाता है। वो खौफनाक शक्ति उससे बस एक सवाल पूछती है, मुझे अपनी नफरत दिखाओ। मसीडो ओरोची से कहता है कि उसे अराता को खत्म करने की ताकत दे। वो इविल गॉड मुस्कुराता है और मान जाता है। वो उसे एक ऐसा वॉरियर चुनता है जो पूरी दुनिया में नफरत और हिंसा फैलाएगा। अगले दिन अराता को अचानक अपनी तलवार में एक तेज दर्द महसूस होता है। वो उसे निकालता है और देखता है कि वो अजीब तरीके से पल्स कर रही है, जैसे कोई वार्निंग दे रही हो। और तभी मसाडो उसके सामने आ खड़ा होता है। अराता बस हैरान होकर देखता रह जाता है। सारी दुनिया में से सिर्फ वही उनके सामने खड़ा था। वो किसी तरह पूछता है कि मसाडो यहाँ क्या कर रहा है, पर मसाडो कोई जवाब नहीं देता। वो अपने जिस्म से ओरोची को निकालता है, उसकी डार्क एनर्जी को चार्ज करता है और पूरे ग्रुप पर एक भारी ब्लैक स्लैश से हमला कर देता है। अराता सही वक्त पर होश में आता है और अपना बैरियर खड़ा कर देता है। सभी सुरक्षित हैं, पर वो कांप रहा है। कौवा पूछता है कि ये शख्स कौन है। अराता मसादो को देखता है और पूछता है कि वो इस दुनिया में क्या कर रहा है। मसादो पलटकर जवाब देता है, क्या अराता उससे डर कर दूसरी दुनिया में भाग आया था? और जब वो अराता का चेहरा देखता है तो उसे लगता है कि उसने सही निशाना लगाया है। वो उस पर ताने कसने लगता है। उसे एक डरपोक कहता है जो पूरी जिंदगी बिना लड़े दबा रहा, और कहता है कि ये बेहद शर्मनाक है कि उस जैसे इंसान के हाथ में दुनिया की सबसे ताकतवर तलवार है। हर एक शब्द सीधे निशाने पर लगता है। अराता बिल्कुल खामोश और गुस्से से अंधेरा हो जाता है। वो मसादो को चुप होने के लिए कहता है, पर उसकी आवाज बिल्कुल खोखली होती है। और तभी सुकुयो की रोशनी बिल्कुल बुझ जाती है। वो तलवार रोशनी की जगह डार्क एनर्जी निकलने लगती है। आसपास खड़े सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यहाँ तक कि स्वॉर्ड ऑफ ओरिजिन्स भी बदल रही है। अराता उसे उठाता है और सीधे मसादो पर एक भयानक डार्क ब्लास्ट छोड़ देता है। मसादो सही वक्त पर अपनी तलवार सामने ले आता है, पर फिर भी उसे गहरा नुकसान पहुंचता है। और अराता अभी रुका नहीं है। वो मसादो से कहता है कि उसे हर एक चीज की कीमत चुकानी होगी। उसके अंदर से डार्क एनर्जी लगातार बढ़ती और उबलती जाती है, जिससे उसका रूप बदलने लगता है। वो एक ऐसे अंधेरे की तरफ बढ़ रहा है जहाँ से वापस आना नामुमकिन है। काजी कहता है कि इससे पहले कि वो पूरी तरह बदल जाए, उन्हें उसे रोकना होगा। और तभी कटोआ बिना किसी झिझक के सीधे उस अंधेरे के बीच दौड़ पड़ती है। वो उसे पीछे से गले लगा लेती है, उस सारी डार्क एनर्जी के बावजूद, और उससे कहती है कि वो ऐसा ना बने। वो उससे कहती है कि उसे विश्वास है कि अराता सबसे भलो और नेक इंसान है जिसे वो कभी जानती है। और बस अंधेरा पल भर में गायब हो जाता है। अराता होश में वापस आ जाता है। ठीक उसी के बाद कटोवा बेहोश होकर गिर पड़ती है। केन तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंचता है। मसादो फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी 5 मास्क्ड गार्डियंस वहां आते हैं और उसे पीछे खींच लेते हैं। वो उसे अभी पीछे हटने के लिए कहते हैं। उन्होंने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि सुकुयो को भी डीमनाइज होने पर मजबूर किया जा सकता है। उन्हें समझ आता है कि मसादो को अराता से दोबारा लड़ने से पहले ओरोची की पूरी ताकत को जगाना होगा। मसादो एक आखिरी बार अराता को देखता है, जो पूरी तरह टूट चुका है, तलवार छूट चुकी है और अंदर से खाली हो गया है, और फिर उनके साथ चला जाता है। काजी इस पूरी स्थिति को देखकर सब समझ जाता है कि अब वो 6 मास्क्ड गार्डियंस खुलेआम उनके दुश्मन बन चुके हैं। अराता को इस सब का कोई होश नहीं है। वो अपनी शर्म और दुख में डूबा हुआ है। वो अपनी तलवार को जमीन पर गिरने देता है और काजी मौका देखकर उसे झपट लेता है। वो जमीन से सुकुयो को उठाता है और वहां से भाग निकलता है। केन तलवार वापस लेने के लिए तुरंत उसके पीछे दौड़ता है। इस सब के बाद अराता नीचे देखता है और उसे एहसास होता है कि कटोआ जमीन पर बेहोश पड़ी है। वो अपने घुटनों के बल बैठता है और घबराहट में तब तक उसका नाम पुकारता है जब तक वो अपनी आंखें नहीं खोल लेती। वो ऊपर अराता को देखती है, पक्का करती है कि वो खुद ही है और सुकून की सांस लेती है। वो सब एक पुरानी खंडर झोपड़ी में पनाह लेते हैं। अराता वहाँ खामोश बैठा है, खुद को गिल्ट में अंदर ही अंदर खा रहा है। कैटोवा उसे देखती है और मसादो के बारे में पूछकर
पूछती है कि वो कौन था और जब वो दूसरी दुनिया की बात कर रहा था तो उसका क्या मतलब था। वो उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है पर अराता झटके से अपना हाथ पीछे खींच लेता है और उसी पल केटोवा आखिरकार सब समझ जाती है। उसे सच मालूम हो जाता है। अराता इस बात को स्वीकार करता है। वो बताता है कि जब उसने केड फॉरेस्ट में कदम रखा था तो उसने अराता 2 के साथ अपनी जगह बदल ली थी। वो उससे कहता है कि जब उसने पहले उसे ये सच बताने की कोशिश की थी तो उसने यकीन नहीं किया था और उसके पास इस बात को साबित करने के लिए कभी पूरा वक्त ही नहीं था। वो फिर भी उससे माफी मांगता है। केटोवा बिल्कुल टूट जाती है, अराता पर नहीं बल्कि इस सच पर कि उसका अराता यहाँ नहीं है। अराता धीरे से उसे बताता है कि वो मॉडर्न वर्ल्ड में बिल्कुल सुरक्षित रह रहा है, वो इस बात का सहारा ले सकती है। फिर वो मसादो के बारे में पूछती है, उस आदमी के बारे में जिसने उसे लगभग एक डीमन बना दिया था। अराता उसे सब कुछ सच सच बताता है। वो बताता है कि कैसे मसादो और उसके दोस्तों ने उसके मिडिल स्कूल के हर एक दिन को एक डरावना ख्वाब बना दिया था और कैसे उसने कभी पलटकर वार नहीं किया, एक बार भी नहीं। वो कहता है कि वो कभी ऐसी ताकत नहीं चाहता था जो लोगों को तकलीफ पहुंचे और अब न जाने कैसे उसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर तलवार है। वो नहीं जानता कि इस ताकत का क्या करे। वो उठता है और अपना दिमाग साफ करने के लिए बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ केन ने काजी को ढूंढ निकाला है। वो लड़ने और ताकत के बल पर तलवार वापस लेने के लिए तैयार होता है पर काजी उसे बताता है कि वो खुद इसे लौटा रहा है। वो दोनों साथ वापस आते हैं और देखते हैं कि अराता बिल्कुल होश खो चुका है, बस खाली बैठा है, एकदम खोखला। काजी उसे देखता है और पूछता है कि क्या वो अपनी तलवार वापस भी नहीं लेगा। कोई रिएक्शन ना देखकर काजी उसे पकड़ता है और एक पेड़ से दे मारता है और तलवार को उसके सिर के ठीक पास लकड़ी में धंसा देता है। वो उसके चेहरे के पास आकर पूछता है, क्या उसे अब ये तलवार नहीं चाहिए? अराता कोई जवाब नहीं देता। काजी उससे कहता है कि इस तलवार का एक ऐसा बोझ है जिसे सिर्फ वही उठा सकता है और उसे अब उस तरह बिहेव करना शुरू करना होगा। अगले दिन सुबह अराता दोबारा कैन के साथ ट्रेनिंग पर लग जाता है। वो पहले से ज्यादा फोकस्ड और प्रेजेंट दिखता है। तभी काजी अचानक उसके स्पारिंग पार्टनर के रूप में आगे आता है और तुरंत चालाकी दिखाता है। वो अराता का ध्यान भटकाने के लिए कैन के हथियार में इंटरेस्ट दिखाने का नाटक करता है और फिर अचानक हमला कर देता है। अराता बस अपना बचाव ही कर पाता है क्योंकि काजी उसे उसकी लिमिट तक धकेल देता है और उसे साफ कहता है कि जिस आदमी का उसने कल सामना किया था वो 6 गार्डियन से जुड़ा हुआ है और वो बार बार आएगा। और इस वक्त अराता उस स्थिति को संभालने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। वो किसी की हिफाजत करने के लिए बहुत कमजोर है। काजी उसके हाथ से हथियार छीन लेता है और फिर तलवार को नीचे घाटी में फेंक देता है। वो अराता से कहता है कि सूरज डूबने से पहले इसे ढूंढ कर लाए और अगर वो नहीं कर पाया तो ये ग्रुप यहीं बिखरा जाएगा। यही डील है, साबित करे कि उसे ये चाहिए या नहीं। अराता परेशान और गुस्से में नीचे जंगल की तरफ जाता है और वहाँ उसे एक विशालकाय भेड़िया दिखता है जो उसकी तलवार के पास बैठा है। भेड़िया उसे एक बार देखता है और भाग निकलता है। अराता बिना ये पूरी तरह समझे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, बस अपनी हैबिट पर चलते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ता है और तभी अचानक उसे एक विजन दिखाई देता है। मसाकुड़ो ठीक उसके साथ दौड़ रहा है। उससे कह रहा है कि अराता के साथ दौड़ना उसके दिन का सबसे बेहतरीन हिस्सा था। उसे आगे देखते रहने और बस बढ़ते रहने के लिए एनकरेज कर रहा है। अराता होश में वापस आता है। भेड़िया उसके सामने रुक चुका है और वहाँ खड़ा होकर जब वो अपनी सांस ले रहा होता है तो वो इस बारे में सोचता है। मसाकुड़ो कभी उसका सबसे अच्छा दोस्त था और उसका एक हिस्सा अभी भी ये समझना चाहता है कि ये सब कैसे बिखर गया। वो तलवार उठाता है और वापस चल देता है। काजी उसे एक और मौका देता है बिना किसी भाषण या रस्म के, बस एक सिर हिलाकर। इसके बाद अराता कटोवा के पास जाता है और उससे कहता है कि वो और ताकतवर बनेगा और अगली बार जब वो मसाकुड़ों का सामना करेगा तो वो खुद को दोबारा अंधेरे में नहीं खोएगा। ये सुनकर कटोवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उससे कहती है कि वो पूरे रास्ते उसके साथ खड़ी रहेगी और उसका साथ देगी। अराता उसे गले लगा लेता है और हर एक चीज के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। दुनिया की दूसरी तरफ मसाडो एक सर्वेंट लड़की के पास जागता है जिसका नाम मिया है। वो बहुत बबली और थोड़ी क्लमजी है और तुरंत ही उसके दिमाग पर चढ़ जाती है, इसलिए वो उसे वहां से भेज देता है। बाद में जब वो सूरज डूबते हुए देख रहा होता है और चुपचाप अराता के नाम को कोस रहा होता है, तभी मिया घूमते हुए वापस आती है और उससे अराता के बारे में पूछती है। मसाडो उसे बताता है कि अराता वो इंसान है जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता है। मिया उसकी पूरी भड़ास को सुनती है। फिर वो उसकी तरफ देखती है और कहती है, ऐसा लगता है कि वो अराता को सच में बहुत पसंद करता है क्योंकि वो उसके दिमाग में इस तरह बिना रेंट के रहता है। मसाडो उस पर लगभग पूरी तरह अपना आपा खो देता है। वो उसे बताता है कि अराता ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर वो उसे पूरी कहानी सुनाता है। जब उसकी माँ छोड़कर चली गई और घर का सब कुछ बिखर गया तो उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब हो गई। वो एक बुरे दौर स्लंप में था और खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। इसलिए उसने अराता से साथ दौड़ने के लिए कहा ताकि वो फिर से कुछ महसूस कर सके और थोड़ी मोटिवेशन वापस पा सके। और लैब के आखिर में अराता ने अपनी स्पीड थोड़ी कम कर दी, बस इतनी कि दोनों एक ही वक्त पर फिनिश कर सकें। उस चीज ने मसाडो को पूरी तरह तोड़ दिया। इसलिए नहीं कि अराता जीता या हारा, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने दोस्त से ईमानदारी से फेयर एंड स्क्वायर हारना चाहता था। इसके बजाय अराता ने उस पर तर्स खाया, पिटी किया। और मसादो के मुताबिक जो इंसान आप पर तर्स खाता है वो कभी शुरुआत से आपका दोस्त था ही नहीं। उसने अराता में कॉलर पकड़ा और उस पर जानबूझकर धीमे होने का आरोप लगाया और उसी
उसी पल से उसने खुद को इस बात का यकीन दिला दिया कि अराता हमेशा उसे नीचा दिखाता था और उनकी पूरी दोस्ती नकली थी और अब वो बदला चाहता है। कुछ ही समय बाद अराता और उसका ग्रुप जंगल के एक ऐसे हिस्से से गुजरता है जो चमकती हुई तितलियों यानी ग्लोइंग बटरफ्लाई से भरा हुआ है, बेहद खूबसूरत और शांत। और उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उन चमकती हुई नीली तितलियों में से एक जासूस है। वो योरू की है, जो 12 गार्डियंस में से एक है, जो अपने महल से सब कुछ देख रहा है, जबकि उसके नौकर उसके चारों तरफ घुटनों के बल बैठे हैं और एक बूढ़ा आदमी पानी के एक बबल के अंदर कैद होकर तैर रहा है। नौकर योरू से रहम की भीख मांगते हैं। वो कहता है कि उस आदमी ने पूरे साम्राज्य में नमक के व्यापार पर कब्जा करने के एक आसान मिशन को मिट्टी में मिला दिया और नाकामी का अंजाम होता है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि नमक की मोनोपोली से लोग परेशान होंगे, उसे बाकी के चोजन वॉरियर्स से ज्यादा ताकतवर बनना है। वो आखिरकार उस बूढ़े आदमी को छोड़ देता है, पर बिल्कुल साफ कर देता है, या तो उसकी पूरी तरह से सेवा करें या बिल्कुल ना करें। काजी उस ग्रुप को योरू के इलाके से लेकर जा रहा होता है। तभी अराता कहता है कि वो अभी योरू से लड़ना नहीं चाहता। वो पहले ये समझना चाहता है कि वो किस तरह का इंसान है, उसके लोगों से मिलना चाहता है और देखना चाहता है कि उसका इलाका असल में कैसे चलता है। कटुआ तुरंत उसकी बात का समर्थन करती है, जिसे देखकर कैन अचानक हैरानी से अपनी आईब्रो उठाता है कि उन दोनों के बीच चीजें कितनी तेजी से बदल गई हैं। अराता कैन से सबसे पास के कस्बे के बारे में पूछता है और वो सीधे वहीं के लिए निकल जाते हैं। वो पूरे साम्राज्य के सबसे अमीर शहर में पहुंचते हैं, जिस पर योरू के एक खास नौकर का राज है और उन्हें गेट पर ही तुरंत रोक लिया जाता है। एंट्री टैक्स देना था, पर उनके पास एक पैसा नहीं था। जब गेट कीपर ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि उनका क्या किया जाए, तभी सू नाम का एक आदमी वहां आता है और उन्हें अंदर आने का इशारा कर देता है। वो उन्हें पूरा शहर घुमाता है। तभी कटोवा की नजर एक दुकान की खिड़की में कुछ खूबसूरत हेयर पिन्स पर पड़ती है, पर पैसे तो थे नहीं। सू उन्हें बताता है कि इसका हल बहुत आसान है, काम करो, एंट्री टैक्स चुकाओ और जो बचे उसे अपने पास रख लो। लड़कों को पत्थर धोने के लिए खदानों में भेज दिया जाता है और कटोवा लॉन्ड्री सेंटर की तरफ चली जाती है। अराता सू को पूरे शहर में इस तरह घूमते हुए देखता है जैसे वहाँ का मालिक वही हो, और असल में वो था भी। इसलिए अराता को लगता है कि सू ही योरू के इनर सर्कल तक पहुँचने का सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है। उस रात वो एक दुकानदार से योरू के बारे में पूछता है, पर उसे कुछ पता नहीं चलता। उस आदमी ने तो उसे कभी देखा तक नहीं था। इसके बजाय दुकानदार उसे कुछ बेचने की कोशिश करता है और आखिरकार अराता वही हेयर पिन खरीद लेता है जिस पर कटोवा की नजर थी। बाद में जब सू वहां आता है तो अराता उससे सीधे योरू के बारे में पूछता है। सू उसे नेक, समझदार और एक परफेक्शनिस्ट बताता है और कहता है कि जिन कानूनों पर योरू ने इस शहर को बनाया है, उसी की वजह से ये पूरे साम्राज्य का सबसे समृद्ध इलाका बना है। वो दिल से अपनी एक एक बात पर यकीन करता है। अगले दिन खदानों में अराता और कैन देखते हैं कि वहाँ का चीफ एक छोटे लड़के को एक कैरेज तोड़ने के आरोप में पीट रहा है। वो बीच बचाव करते हैं और उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि बाकी मजदूरों ने जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाया था और सारा इल्जाम उस बच्चे पर मर दिया था। चीफ उनकी एक नहीं सुनता। वो उस लड़के को नौकरी से निकाल देता है और रिपेयर के खर्चे के लिए उसकी पूरी तनख्वाह काट लेता है। कैन उस चीफ को दीवार के पार फेंकने ही वाला होता है कि तभी सू वहां पहुंच जाता है और सभी को पीछे हटा लेता है। वो उस लड़के के पीछे पीछे उसके घर तक जाते हैं, जो इस चमकते हुए शहर के पीछे छुपी एक ऐसी झोपड़पट्टी थी जहाँ शहर की समृद्धि कभी पहुंच ही नहीं पाई थी। वो उन्हें अपनी कहानी बताता है कि उसके माता पिता कपड़े के व्यापारी थे जो बीमार होकर मर गए। दुकान बंद हो गई और उसे सड़क पर फेंक दिया गया। जिस आदमी ने अभी उसे नौकरी से निकाला है, वो कभी उनकी फैमिली स्टोर में एक क्लर्क हुआ करता था और वो बच्चा यहाँ से भाग भी नहीं सकता क्योंकि एग्जिट फी बहुत ज्यादा है। वो पूरी तरह फंसा हुआ है। अराता और कैन गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। काजी रूखेपन से कहता है कि ऊंचाइयों तक पहुंचने का असली चेहरा यही होता है, आप बाकी सबको बस नीचे खींचते चले जाते हो। सूज झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर ये सब सुन रहा होता है। काजी बाहर निकलता है और सीधे उसके सामने आकर उसे कन्फ्रंट करता है। सू तुरंत काजी को पहचान लेता है और पूछता है कि वो अराता जैसे किसी नोबडी के साथ यहाँ वहाँ क्यों भटक रहा है। काजी उसे साफ कह देता है कि वो इस लड़के को कमजोर समझने की गलती ना करे। उधर कैन उस बच्चे के लिए सूप बनाता है। उसे चखकर लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वो तब आए जब वो बस इस दुनिया से गायब हो जाना चाहता था। ये शब्द अराता को अंदर तक झकझोर देते हैं क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि ऐसा महसूस होना कैसा होता है। वो उससे आराम से बात करता है और कहता है कि गायब हो जाना कोई हल नहीं है। अकेला और लाचार महसूस करने का मतलब हार मानना नहीं होता, बल्कि दुनिया में और भी बेहतर चीजें हैं जिनके लिए लड़ना जरूरी है। लड़का कहता है कि वो बस इस शहर से बाहर निकलना चाहता है और अराता उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे चोरी चुप के बाहर निकलने में मदद करेंगे। तभी कातोवा और काजी भी वहां पहुंच जाते हैं। वो पहले से ही इस प्लान के लिए तैयार थे। रात के वक्त वो गेट की तरफ बढ़ते हैं और गार्ड्स को बेहोश कर देते हैं। वो निकलने ही वाले होते हैं कि सू उनका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। कैन उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें जाने दे, पर सू अपने सीने से एक होली स्वॉर्ड निकालता है और अपना असली परिचय देता है, इस शहर का मालिक और योरू का सबसे खास नौकर। अराता अपनी सुकुइयो निकालता है और उससे सीधे कहता है, ये शहर परफेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल पत्थर दिल है, ठीक योरू की तरह। ये सुनकर सू यादों में खो
जाता है। वो दिन जब वो पहली बार योरू से मिला था। उस वक्त वो सब पर गुस्सा निकाल रहा था क्योंकि लोग सिर्फ उसके पैसे के लिए उसके पास आते थे। उसने योरू पर हमला किया था, ये सोचकर कि वो उसे खत्म कर देगा, पर योरू ने उसे वो चीज दी जो किसी ने नहीं दी थी, उम्मीद और अपने साथ खड़े होने की जगह। सू वापस होश में आता है और हमला कर देता है। अराता पर कॉइन्स की एक भयानक बारिश कर देता है। अराता इसे ब्लॉक करता है, पर सू आगे हमला नहीं करता। वो बस वहां खड़ा रहता है। वो अराता से कहता है कि वो उसे तब से देख रहा है जब से वो यहाँ आया है, कैसे वो बार बार गिरकर संभल रहा है और उसे उस पर यकीन है। पास ही योरू की जासूस तितली मंडरा रही होती है जब सू उस लड़के की तरफ मुड़ता है और कहता है कि उसे शहर छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सू अब इस शहर को अंदर से बदलेगा ताकि ये सच में रहने लायक बन सके। फिर वो अराता को देखता है और उससे गुजारिश करता है कि वो योरू के लिए भी वही करे, उस पुराने योरू तक पहुंचे जो वो कभी हुआ करता था, क्योंकि सिर्फ अराता ही ये कर सकता है। दूसरी तरफ 5 मास्ट गार्डियंस मसादो को किसी से मिलवाने ले जाते हैं। जब वो अक्कू के इलाके में पहुंचते हैं तो उसका जहाज तुरंत उन्हें भगाने के लिए फायरिंग शुरू कर देता है। जहाज पीछे हटने लगता है, पर मसादो डेक से सीधे नीचे कूद जाता है और ओरोची की ताकत का इस्तेमाल करके सुरक्षित लैंड करता है। वो अक्कू के पास जाता है और एक डील ऑफर करता है। एक साथ जुड़ जाते हैं और मिलकर अराता और काजी को खत्म करते हैं। अक्कू उसे ऐसे देखता है जैसे वो सिर्फ वक्त की बर्बादी हो और वहां से जाने लगता है। मसादो बिल्कुल आपा खो देता है। वो कहता है कि उसे और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, उसे बस अराता को हराना है। अगर वो ये नहीं कर सकता तो इस सब का कोई मोल नहीं है। अक्कू आखिरकार रुकता है और उस पर ध्यान देता है और तभी अक्कू पलक झपकते ही मसादो के सामने होता है। उसकी स्पीयर सीधे मसादो की आंख पर टिकी होती है। वो उससे कहता है कि वो बहुत नर्म और कमजोर है। फिर उसे असली हार का मजा चखाने के लिए वो उसकी आंख में खंजर घोंप देता है। अक्कू कहता है कि ताकतवर बनने के रास्ते में आप जितना ज्यादा खोते हैं, नतीजा उतना ही बेहतर होता है। मसादो बिल्कुल नहीं घबराता। वो कहता है कि वो अराता को हराने के लिए सब कुछ खोने को तैयार है। अक्कू उसे थोड़ी देर देखता है और फिर उसे अपने शागिर्द यानी स्टूडेंट के रूप में कबूल कर लेता है। वो यहाँ तक कि उसकी आंख भी वापस दे देता है। बेहद खौफनाक आदमी है, पर मानना पड़ेगा। दूसरी तरफ काजी ग्रुप को योरू के महल की तरफ ले जाता है। एक ऐसा महल जो एक छोटे से द्वीप पर है और उसके ऊपर एक अजीब चमकता हुआ पानी का गोला तैर रहा है। महल के अंदर योरू अपनी माँ से मिलने जाता है जो उन्हीं पानी के गोलों में से एक में कैद है। वो उनसे बड़े आराम से कहता है कि एक बार उसने सुकुयो हासिल कर ली तो वो तख्त के और करीब पहुंच जाएगा और शायद तब उन्हें उस पर गर्व होगा। वो ये बात ऐसे कहता है जैसे ये दुनिया की सबसे आम बात हो। महल के बाहर अराता कतोवा के साथ इंतजार कर रहा है, जबकि केन और काजी जासूसी करने गए हैं। उसने वही हेयर पेन हाथ में पकड़ी हुई है जो उसने कतोवा के लिए खरीदी थी और वो उसे देने की हिम्मत जुटा ही रहा होता है। तभी कतोवा बात शुरू कर देती है। वो कहती है कि अराता को अपने घर की बहुत याद आती होगी। वहाँ उसके परिवार और दोस्त उसका इंतजार कर रहे होंगे। वो कहती है कि जब तक उसके वापस जाने का वक्त नहीं आता वो उसका ख्याल रखेगी, और इतना कहकर वो वहाँ से दौड़ जाती है। अराता वहाँ हेयर पेन पकड़े खड़ा रह जाता है और उसे एहसास होता है कि उस पूरे सफर में वो अपने घर वापस जाने के बारे में सोचना ही भूल गया है। वो समझ नहीं पाता कि इस एहसास का क्या करे। वो अभी इसी सोच में होता है कि उसे कतुआ के चिल्लाने की आवाज आती है। वो उसकी तरफ दौड़ता है और देखता है कि पानी के एक टेंटिकल ने उसका पैर जकड़ रखा है। जब तक वो अपनी तलवार निकालता है तब तक बहुत सारे टेंटिकल्स ने उसे पूरी तरह घेर लिया होता है। वो एक पानी के गोले में कैद हो जाती है और उसे समुद्र के अंदर खींच लिया जाता है। अराता पानी के सामने उसका नाम चिल्ला रहा होता है। तभी काजी वहाँ दौड़ते हुए वापस आता है। काजी एक नजर देखता है और कहता है, ये योरू की ताकत है। अराता तुरंत महल की तरफ दौड़ता है। महल के दरवाजे खुले हैं और कोई गार्ड नहीं है। अराता अंदर जाता है और देखता है कि कतोवा एक टाइट बबल के अंदर लटकी हुई है और नीचे से पानी धीरे धीरे भर रहा है। वो सुकुयो निकालकर उस बबल पर हमला करता है, पर उस पर एक खरोंच तक नहीं आती। तभी योरू वहाँ बिल्कुल शांत अंदाज में प्रकट होता है और अराता का स्वागत ऐसे करता है जैसे वो किसी डिनर पार्टी में मिले हों। वो बड़े आराम से कहता है कि अराता भी इतना कमजोर है कि वो इस कैद को नहीं तोड़ सकता। काजी और केन भी वहाँ पहुँचते हैं और योरू तुरंत काजी का मजाक उड़ाता है कि उसने आकू को अपनी होली स्वॉर्ड चुराने दी। बबल के अंदर पानी लगातार ऊपर चढ़ रहा है। अराता कतुआ की रिहाई की मांग करता है। योरू उसे दो ही रास्ते देता है, या तो उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दो या फिर सरेंडर कर दो, बस इतना ही। अराता उसे एक डरपोक कहता है। योरू कहता है कि ये एक बेहतरीन रणनीति है और अगर इससे उसकी माँ को उस पर गर्व होता है तो उसे यही मंजूर है। वो अराता पर पानी की एक विशाल लहर छोड़ता है जिसे अराता सही वक्त पर अपना बैरियर खड़ा करके रोक लेता है। काजी और केन कतुआ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर योरू उनका रास्ता भी काट देता है। महल की दीवारों पर खड़े उसके नौकर ये सब देख रहे होते हैं। उन नौकरों के बीच से सू आगे बढ़ता है और धीरे
धीरे धीरे बाकी सबको अराता का साथ देने के लिए मनाने लगता है। वो कहता है कि सिर्फ अराता ही उनके मालिक को पुराने वक्त जैसा नेक बना सकता है। अराता यूरू के हमलों से बचने की हर संभव कोशिश कर रहा है। सू उसे एक ब्लाइंड स्पॉट हमले के बारे में वार्न करता है, जिसे अराता सही वक्त पर ब्लॉक कर लेता है। अपने ही नौकर को दखल देते देख योरू भड़क जाता है और अपना पानी उन्हीं की तरफ मोड़ देता है। अराता का ध्यान भटक जाता है जब वो काटवा को बबल के अंदर तड़पते देखता है और योरू तुरंत इसका फायदा उठाता है। पानी का एक हमला अराता को सीधे लगता है और उसे एक चमकते हुए हरे रंग के पूल में कैद कर देता है। सू इसे तुरंत पहचान लेता है। ये योरू की सबसे खास टेक्निक है। एक बार ये पूरी तरह एक्टिवेट हो गई तो समझो लड़ाई खत्म। तभी ऊपर आसमान से एक जहाज टकराता हुआ आता है और उसमें से मासादो बाहर कूदता है। वो ओरोची की डार्क पावर का इस्तेमाल करके सीधे महल में लैंड करता है और अराता को ढूंढने लगता है। वो देखता है कि अराता उस हरे पानी में डूब रहा है। वो योरू से सीधे सवाल करता है कि वो उसके दुश्मन के साथ क्या कर रहा है। योरू कहता है कि अराता को गहरी नींद में सुलाया जा रहा है और वो अपने सपनों में ही सरेंडर कर देगा। मासादो उसे घूरता है। वो किसी और को अराता को हराने का मौका नहीं देने वाला। वो सीधे योरू पर हमला कर देता है, पर योरू बिना किसी मेहनत के उसे भी एक पानी के बबल में कैद कर देता है। फिर वो खुद उस पूल में कूद जाता है ताकि दोनों को एक साथ खत्म कर सके। पानी के अंदर सब कुछ गर्म और सुरक्षित महसूस होता है। अराता अपनी आंखें खोलता है और खुद को अपने घर में पाता है। उसकी माँ चूल्हे पर उसका पसंदीदा सूप बना रही हैं। वो मुड़ती हैं और बड़ी ममता और प्यार से उससे सरेंडर की शपथ के बारे में पूछती हैं। वो उससे कहती हैं कि बस कुछ शब्द बोल दो, अपनी ताकत योरू को दे दो और इस दर्द को खत्म करो। अराता उन्हें देखता है और इनकार कर देता है। योरू उसके दिमाग में और गहरा उतरता है। सपना बदल जाता है। अराता अब छोटा हो गया है। उसे उसके प्राइमरी स्कूल की एक पुरानी याद में खींचा जाता है जहाँ बचपन में उसकी एक लड़ाई हुई थी। उसकी माँ वहाँ भी मौजूद है और उससे बस इतना कहने को कहती हैं, इसे खत्म करो। वो फिर भी मना कर देता है। योरू वक्त को और पीछे ले जाता है, उसे और भी मासूम और कमजोर बना देता है। एक नन्हा अराता जिसने अभी दुनिया का कुछ भी नहीं देखा है, फिर भी वो सरेंडर नहीं करता। योरू अब तंग आ चुका है। अगर वो टूट नहीं रहा तो उसे मरना ही होगा। योरू वक्त को और भी पीछे मोड़ देता है। अराता को एक छोटा सा बच्चा इन्फेंट बना देता है जो बिल्कुल बेबस है। तभी काटुआ की आवाज इस सब को चीरते हुए सपने में गूंजती है, जो उसे लड़ते रहने के लिए कह रही है। अराता अचानक सपने के अंदर ही वापस अपनी असली उम्र में आ जाता है। वो अपनी माँ को देखता है और कहता है कि उसे जाना होगा क्योंकि एक लड़की है जिसे वो प्यार करता है। एक बनावटी सपने के अंदर होने के बावजूद उसकी माँ मुस्कुराती है और उसे गुड लक कहती है। अराता सुकुयो की पूरी ताकत को बाहर निकाल देता है। सुनहरी रोशनी योरू की टेक्निक को ऐसे चीर देती है जैसे वो कुछ भी नहीं थी और महल के ऊपर तैर रहा वो विशालकाय पानी का गोला पूरी तरह टूट जाता है। आसमान से सोने की धूल बरसने लगती है। अराता कटोवा को अपनी बाहों में लिए धीरे धीरे जमीन पर उतरता है। सभी बस हैरान होकर देखते रह जाते हैं। सही सलामत लैंड करते ही कटोवा अपनी आंखें खुलती है। योरू पूल से बाहर निकलता है और वो गुस्से से बिल्कुल पागल हो चुका है। वो इस बात पर आग बबूला है कि अराता ने उसकी टेक्निक को तोड़ दिया और उसने अपनी माँ की बात नहीं सुनी। अराता उसे साफ कह देता है उसकी असली माँ उसे कभी हार मानने को नहीं कहती। वो अपना रास्ता चुनने के लिए आजाद है। योरू दोबारा हमला करने की कोशिश करता है पर उसका हथियार कोई जवाब नहीं देता। उसके अंदर से लड़ने की इच्छा पूरी तरह खत्म हो चुकी है और तभी योरू को एक खौफनाक सच का एहसास होता है। वो दौड़कर उस कमरे में जाता है जहाँ उसकी माँ का पानी का गोला रखा था और देखता है कि वो फट चुका है। वहाँ खाली कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा था। योरू पूरी तरह टूट जाता है और तभी सुए आगे बढ़ता है और सभी को सच बताता है। उसकी असली माँ की मौत बहुत पहले हो चुकी थी। उस पानी के गोले में जो औरत थी वो एक भ्रम था जिसे योरू ने खुद के लिए बनाया था, क्योंकि उसकी असली माँ ने उसे कभी प्यार या ममता नहीं दिखाई थी। उन्होंने बस हमेशा हर चीज में परफेक्ट बनने के लिए उस पर दबाव बनाया था। वो पूरी जिंदगी इस उम्मीद में मेहनत करता रहा कि वो बस एक बार उसकी तारीफ कर दें। वो 12 गार्डियंस में से एक बन गया, फिर भी वो नहीं बदली और फिर उनकी मौत हो गई। योरू ने तय किया था कि अगर वो राजा बन गया तो उसकी माँ जहाँ भी है आखिरकार उसे अपना लेंगी और अब वो हर चीज में नाकाम हो चुका था। काजी पास ही एक स्टैंड पर रखे एक छोटे से डिब्बे के पास जाता है। योरू तुरंत उसे छूने से मना करता है। ये आखिरी तोहफा था जो उसकी माँ ने मरने से पहले उसे दिया था। काजी पूछता है कि इसके अंदर क्या है। योरू कहता है कि उसने इसे कभी खोला नहीं क्योंकि वो खुद को इसके लायक नहीं समझता था। सभी उसे देखने के लिए कहते हैं। वो खोलता है। अंदर एक खराब ढंग से बना हुआ छोटा सा नेकलेस था जिसे किसी बच्चे ने बनाया हो। ये उसके बचपन का वही तोहफा था जो उसने अपनी माँ को देकर किया था और उन्होंने इसे वक्त की बर्बादी कहकर मना कर दिया था। योरू बस उसे देखता रह जाता है और तभी उसका पुराना नौकर आराम से समझाता है कि उसकी माँ जो सख्ती दिखाती थी वो बेरहमी नहीं थी। वो जानती थी कि योरू एक नरम और सुरक्षित माहौल में पला बच्चा है जो असली दुनिया में कभी नहीं टिक पाएगा। वो पहले ही उसके पिता को खो चुकी थी, इसलिए उन्होंने खुद को पत्थर बना लिया अपने ही दिल को तोड़कर, ताकि वो उसे आने वाले कल के लिए तैयार कर सकें। उन्होंने वो नेकलेस पूरे वक्त अपने पास संभाल कर रखा था। योरू रोने लगता है
और उसके रोने से साफ पता चलता है कि उसने इस दर्द को सालों से दबा रखा था। वो अपने आसपास के नौकरों को देखता है और उन सब से उन तकलीफों के लिए माफी मांगता है जो उसने उन्हें दी थी। फिर वो अराता की तरफ मुड़ता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। वो उससे पूछता है कि उसके मुताबिक इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज क्या है। अराता बिना झिझक के जवाब देता है, वो रिश्ते और बंधन जो हम दूसरों के साथ बनाते हैं। योरू मुस्कुराता है, उसके लिए इतना काफी था। और तभी मसादो अंदर आता है। उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं। वो अराता से कहता है कि रिश्तों और बंधनों की ये बातें उसके लिए बिल्कुल फिजूल हैं। वो उसे यहीं कुचलकर इस सब को खत्म कर देगा। वो कहता है कि अराता भी बिल्कुल उसके जैसा ही है, क्योंकि वो उससे इतनी नफरत करता था कि वो एक डीमन में बदल गया। वो उससे कहता है कि वो फिर से वैसा ही बने और उससे उस रूप में लड़े। अराता एक पल के लिए थक जाता है। फिर वो साफ लफ्जों में कहता है वो कभी दोबारा डीमन नहीं बनेगा, और वो कसम खाता है कि वो मसादो का दिल बदल कर रहेगा। मसादो हंसता है और कहता है कि उस जैसा कमजोर कुछ नहीं बदल सकता। वो ओरोची को उठाता है और ठीक उसी पल तलवार इवॉल्व हो जाती है। वो पहले से ज्यादा डार्क और ताकतवर हो जाती है। अराता के पास सुकुयो निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। मसादो आगे बढ़ता है और उनकी तलवारों के टकराव से उनके आसपास का पूरा कमरा तबाह हो जाता है। अराता धुएं का फायदा उठाकर वहां से निकल भागता है। मसादो तुरंत उसका पीछा करता है और हर कोने से हवा को चीरते हुए लंबे डार्क ब्लेड से हमला करता है। अराता बस किसी तरह बचने की कोशिश करता रहता है। कटुआ ये सब किनारे से देख रही है और उसकी घबराहट बढ़ती जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि पिछली बार जब ये दोनों लड़े थे तो क्या हुआ था। वो कैन से मदद मांगती है पर कैन मना कर देता है। वो काजी की तरफ मुड़ती है पर उसका भी वही जवाब होता है। काजी उससे कहता है कि वो अराता पर भरोसा रखे। वो इस बार डीमन नहीं बनेगा और ना ही हारेगा। उसे ये विश्वास करना ही होगा। अराता लगातार पीछे धकेला जा रहा है। वो एक पल पाने के लिए अपना बैरियर खड़ा करता है तो मसादो उससे कहता है कि इस ढाल के पीछे छुपना बंद करे और असलियत में लड़े। वो कहता है कि ये लड़ाई सबमिशन यानी घुटने टिकवाने के लिए है। अराता पलटकर चिल्लाता है कि वो किसी को झुकाना नहीं चाहता। ये लड़ाई इस बारे में है ही नहीं। तभी केन किनारे से उस पर चिल्लाता है, अगर वो पलट कर वार नहीं करेगा तो वो कभी प्रिंसेस किकू तक नहीं पहुंच पाएगा। ये बात अराता को सीधे लगती है। उसे किकू का वो भरोसा याद आता है जो उसने अराता पर दिखाया था। कटोआ की आवाज भी उस तक पहुंचती है। वो बताती है कि सबको उस पर यकीन है। एक एक करके उन सबके चेहरे अराता के दिमाग में आते हैं और उसके अंदर कुछ मजबूत हो जाता है। वो अब इसे अंजाम तक पहुंचा कर रहेगा। मसादो नफरत से कहता है कि भरोसा फिजूल है और ओरोची से एक भयानक डार्क सर्ज निकलता है। अंधेरा हर तरफ से अराता पर हावी होने लगता है और उसकी तलवार की ताकत इसे चीर नहीं पा रही है। देखने वाले सभी समझ जाते हैं कि वो मुसीबत में है, क्योंकि सुकुयो के पास कोई ऑफेंसिव यानी हमले करने वाली ताकत नहीं है। उसे कभी हमले के लिए बनाया ही नहीं गया था। तभी योरू आगे बढ़ता है। वो ऐलान करता है कि वो अराता के सामने सबमिट कर रहा है और अपने हथियार की सारी शक्तियां और काबिलियत उसे दे रहा है। उसके नौकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि कोई और रास्ता जरूर होगा। योरू उन्हें बताता है कि इस वक्त अराता का साथ देना राजा बनने की दिशा में उसके किसी और काम से बड़ा है और शायद, बस शायद, उसकी माँ को इस बात पर उस पर गर्व हो। यहाँ तक कि अराता भी इसका विरोध करता है और उसे ऐसा न करने के लिए कहता है, पर योरू अपना मन बना चुका है। वो अराता को देखता है और कहता है, इस दुनिया को बदल दो, मेरे लिए भी। अराता योरू को रुकने के लिए कहता है, पर काजी उसे बीच में ही टोक देता है और कहता है कि इस बारे में डरपोक बनना बंद करे। वो कहता है कि योरू अपनी पूरी जिंदगी, अपनी ताकत और अपने हर सपने को उसके हवाले कर रहा है और अराता को एक मर्द की तरह इसे आगे लेकर जाना होगा। अराता खामोश हो जाता है। योरू अपनी सबमिशन की शपथ पूरी करता है और उसका जिस्म सुनहरी एनर्जी में बदलकर सीधे अराता की तलवार में समा जाता है। इमोशंस का एक सैलाब अराता से टकराता है। उसके अंदर से प्योर एनर्जी का एक धमाका निकलता है जो महल के बचे खुचे हिस्से को भी मिट्टी में मिला देता है। जब धूल साफ होती है तो अराता और मसादो उस बर्बादी के बीच एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और पहली बार अराता उससे सीधे पूछता है, क्यों? वो उससे इतनी बुरी तरह क्यों लड़ना चाहता है? मसादो एक पल के लिए अपने गुजरे हुए कल के बारे में सोचता है। फिर वो उससे कहता है कि वो उसे तब हराना चाहता है जब वो अपने सबसे बेहतरीन रूप यानी एब्सोल्यूट बेस्ट में हो। वो हमेशा से बस यही चाहता था। अराता पूछता है कि क्या उन सालों की बुलिंग उसके लिए काफी नहीं थी? मसादो उससे कहता है कि वो इतना बेवकूफ है कि कभी समझ ही नहीं पाएगा कि उस सबका असली मतलब क्या था। इतना कहकर वो आगे बढ़ता है और उसके विब ब्लेड्स हवा को चीरने लगते हैं। अराता सुकुयो को योरू के हथियार में बदल देता है और पानी की बौछारों से उसके हर एक वार को रोक देता है, बिल्कुल शांत और कंट्रोल के साथ। मसादो फिर हमला करता है और अराता उसे फिर से पीछे ढकेल देता है। अराता को इस तरह पूरी जान लगाकर पलटकर वार करते देख मसादो के अंदर कुछ जाग उठता है। बस यही था, यही वो लड़ाई थी जिसका वो कब से इंतजार कर रहा था। वो विब ब्लेड्स का इस्तेमाल करके खुद को आसमान में उछाल देता है और अपनी पूरी ताकत के साथ नीचे कूद पड़ता है। दोनों एक ही पल में अपनी अपनी डिवाइन स्वॉर्ड्स का पूरा पावर एक्टिवेट कर देते हैं। अराता उससे कहता है कि ये लड़ाई अब सिर्फ उसकी अकेले की नहीं रही, अब वो दूसरों का भरोसा भी अपने साथ लेकर चल रहा है और वो हरगिज नहीं हारेगा। वो मसादो को पीछे ढकेलता है और सुकुयो की पूरी शक्ति को बहा देता है।
तलवार सुनहरी रोशनी से जगमगा उठती है और खुद को दोबारा रिस्टोर यानी ठीक करने लगती है। जमीन कांपने लगती है और उनके चारों तरफ समुद्र से नुकीले पत्थरों के बड़े बड़े खंभे यानी पिलर्स बाहर निकल आते हैं। देखने वाले सभी खामोश हो जाते हैं, यहाँ तक कि मसादो भी बस देखता रह जाता है। अराता अपनी तलवार उठाता है और उसके चारों तरफ एक सुनहरी बैरियर बन जाता है और तभी उसकी पीठ से प्योर एनर्जी से बने अजीब पर यानी विंग्स निकल आते हैं। किसी के मुख से एक शब्द नहीं निकलता क्योंकि अराता ने आखिरकार सुकुइयों की कंप्लीट पावर, उसका असली रूप एक्टिवेट कर दिया है। वो तलवार घुमाता है और सुनहरी एनर्जी की एक विशाल लहर हवा को चीरते हुए सीधे मसादो की तरफ बढ़ती है। मसादो उस एनर्जी से दूर फेंके जाने के बावजूद ऐलान करता है कि वो हार नहीं मानेगा। वो अराता से कहता है कि वो उसका इंतजार करे, अगली बार सब कुछ बदल जाएगा। और तभी वो एनर्जी उसे पूरी तरह निगल लेती है और उसे दूर उड़ा ले जाती है। जैसे ही जंग का मैदान शांत होता है और अराता अपनी सांस लेने लगता है, उसे अचानक एक अजीब सा एहसास होता है। उसे बिल्कुल नहीं लगता कि वो अभी अभी किसी मौत और जिंदगी की लड़ाई से बचा है। उसे बिल्कुल अपने मिडिल स्कूल के उन दोपहरों की याद आने लगती है जब वो मसादो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ता था, जहां खोने के लिए कुछ नहीं था, बस दो बच्चे एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए एनकरेज कर रहे थे। वो चुपचाप बैठ जाता है और सुकुइयों का शुक्रिया अदा करता है जो कुछ भी उसने उसे दिया था। तभी कतोवा पत्थरों पर चढ़ते हुए आती है और उसे अपनी बाहों में भर लेती है और कहती है कि उसे कितना सुकून मिला है कि वो ठीक है। अराता मुस्कुराता है और आखिरकार वही हेयरपिन निकालता है जिसे वो पूरे वक्त से अपने पास संभाल कर रख रहा था। वो उसे कतोवा को दे देता है और उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। उसके बाद योरू के नौकर उसके पास आते हैं। उन्होंने एक फैसला किया है, वो अपने मालिक के रास्ते पर चलना चाहते हैं। उनमें से हर एक आदमी अराता के सामने सबमिट करना चाहता है और अपनी ताकत उसे देना चाहता है ताकि वो इस दुनिया को बदल सके। अराता उन सबको देखता है और पूछता है कि क्या वो सच में इस बात के लिए पक्के हैं। वो कहते हैं हाँ। एक एक करके वो सब सबमिट करते हैं और उनकी एनर्जी और लाइफ फोर्स अराता के अंदर समाकर उसकी अपनी ताकत का हिस्सा बन जाती है। अराता वहां खड़ा होकर इस सबको महसूस करता है और फिर वो ऐलान करता है कि वो लगातार आगे बढ़ता रहेगा। वो ये साबित करके रहेगा कि जिस भी इंसान ने उस पर भरोसा किया था वो बिल्कुल सही था। और इस तरह ये कहानी यहीं खत्म होती है।